सॉल्व करना शुरू किया जाए। पीछे काहे खड़े हैं, बैठिए। बैठ जाइए, ओएमआर अपने आप जाएगी जहां जाना है। क्या क्या हंस रहे हैं, क्या बोले? एक छात्र पूछ रहा है, बोल रहा है कि सर क्वेश्चन कभी कभी मिक्स दिया करिए। अच्छा, आज क्या था? ठीक लग रहा था? हाँ, आज मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा बदलाव। ठीक लग रहा था। एग्जाम में क्या एक रिपीट हो गया था, हो सकता है। दरअसल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, जिस तरह से आप लोग को दिया गया था उसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन है। क्योंकि अगर सेट वाइज लगा के देता तो होता क्या है कि जब हम हिस्ट्री सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे मन में इतिहास चलता है, क्वेश्चन सही होने का चांस ज्यादा हो जाता है उस कंडीशन में। समझ रहे हैं ना? तो एग्जाम में पेपर को और ज्यादा क्रिटिकल बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है कि ऑर्डर में नहीं रखता है, वो क्या करेगा, ऑर्डर को बदल के रखेगा। इतिहास का एक क्वेश्चन पॉलिटी लगा देगा, पता चला इतिहास में मन डूबा है अभी, तब तक तुरंत पॉलिटी आ गया। ठीक है, अब माइंड अचानक से चेंज करने में तो समय लगेगा फिर, तो टाइम, ऐसे पेपर टाइम टेकिंग होते हैं, ऐसा है ना। चलिए, सेट हल्का था आज का, हो सकता है, पता नहीं। सॉल्व तो आप ही लोग कर रहे हैं। एक छात्र बोल रहे हैं सर साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नीचे क्लासरूम में साउंड नहीं सही है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। दिया है कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेंस मिशन, जिसे हम लुपेक्स के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है? यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। बात क्या है? सही है। लुपेक्स मिशन की बात करेंगे। चंद्रयान 5 का नाम सुना है आपने? चंद्रयान 5 छोड़ा जाएगा, चंद्रयान 5। और ये किस मिशन के तहत छोड़ा जाएगा? इसी मिशन का नाम क्या हो जाएगा? लुपेक्स मिशन हो जाएगा। आगे, जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर लॉन्चर वाहन को संभाल रहा है। ये स्टेटमेंट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जापान की एजेंसी जाक्सा जो है, ये किसका निर्माण कर रही है? तो रोवर का। किसका निर्माण कर रही है? रोवर का। और लैंडर का निर्माण कौन कर रहा है? तो इसरो कर रहा है। यानी स्टेटमेंट उल्टा दे दिया है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला सही है। सही उत्तर चयन करना है, सी हो जाएगा। बनाइए और सीखिए इसको। लुपेक्स मिशन की बात करेगा तो क्या बताएंगे? चंद्रयान 5। क्या बोलेंगे? लुपेक्स मिशन का संबंध किससे है? लुपेक्स मिशन में कौन दो लोग हैं? भारत और लुपेक्स में भारत और, इसकी डेट अभी तय नहीं है। चंद्रयान 5 के तहत मिशन जारी किया जाएगा, जिसमें कि रोवर और लैंडर भेजा जा रहा है। रोवर कौन बना रहा है? जापान। और लैंडर का विकास कौन कर रहा है? भारत। दरअसल चंद्रयान जब पहला छोड़ा गया, दूसरा छोड़ा गया, तीसरे नंबर का दूसरा छोड़ा गया, दूसरा चंद्रयान असफल हो गया। असफल होने के पीछे का कारण क्या था? कि लैंडर के जो पायलट लगे थे 5, उसमें से 2 पायलट टूट गए, यानी 3 ही बचे। जैसे पैर, देखिए ये लैंडर है, इसमें 5 पैर लगे हुए थे, जिसमें कहा गया कि लैंडिंग करते समय, उतरते समय इसके 2 पैर, एक इधर से और दूसरा इधर से, ये टूट गए। इसीलिए जब ये चंद्रमा पर उतरा तो लुढ़क गया, गिर गया। यानी जब गिरा तो भाई सोलर प्लेट वगैरह लगे होते हैं संचालन के लिए, वहां तो बिजली होगी नहीं, उल्टा हो गया ना, उसको धूप मिली ना चला, यानी कनेक्टिविटी यहां से क्या हुई? कट गई। तो भारत ने कहा कि लैंडर एक बार का हमारा फेल हुआ है, लैंडर के संबंध में हमें ज्यादा जानकारी है, इसलिए लैंडर का विकास कौन कर रहा है? भारत। और रोवर का विकास कौन कर रहा है? तो जापान कर रहा है। आगे देखिए, यहां से सवाल और क्या हो सकता है? चंद्रयान फर्स्ट, अगला है चंद्रयान सेकेंड, नेक्स्ट है चंद्रयान 3, चंद्रयान तीसरा। इतना ही पढ़ते हैं फिलहाल। चंद्रयान फर्स्ट की बात करेंगे, कब छोड़ा गया था? सन 2008 में। रॉकेट कौन सा था जिससे ये लॉन्च करा गया था? PSLV
एलवीसी क्या था 11, पीएसएलवीसी 11 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। चंद्रयान सेकंड की बात करते हैं, कब छोड़ा गया था? सन 2000 कब? सन 2000 कब? 19 में छोड़ा गया था। 19 में कब छोड़ा गया? 19 में। सफलता की असफल, एक तरह से कह सकते हैं कि असफल था। और इसमें किस प्रकार के रॉकेट का प्रयोग करा गया था? रॉकेट पूछेगा जीएसएलवी, किसका प्रयोग करा गया था? जीएसएलवी एमके थर्ड, जीएसएलवी एमके थर्ड M1 नामक रॉकेट का प्रयोग करा गया था इसमें। अगर हम चंद्रयान 3 की बात करते हैं, चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 की बात करते हैं, कब भेजा गया था? सन 2000 कब? 23 के अंदर भेजा गया था, सन 2023। और ध्यान दीजिएगा कब गया था ये? 24 अगस्त, 23 अगस्त, 23 अगस्त सन 2023। इसीलिए 23 अगस्त के दिन को हम क्या मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस। अभी क्या समस्या है? कोई दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? बोर्ड पे लिखे हुए में कोई दिक्कत नहीं? आवाज करेंगे फिर। चलिए प्रश्न बना लिए है ना, उत्तर लगा लीजिएगा सी। आगे प्रश्न दिया है कि सूची 1 को 2 से सुमेलित करिए। दिया है आपका मानस। मानस एक प्रकार का पक्षी विहार और नेशनल पार्क है। कहां पे है? असम। मानस कहां पे? असम। सिमलीपाल कहां पे है? उड़ीसा। सिमलीपाल कहां पर? उड़ीसा। सिमलीपाल एक प्रकार का वन्यजीव अभ्यारण्य था। और इसी सिमलीपाल को ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में नेशनल पार्क के रूप में, किस रूप में? नेशनल पार्क के रूप में हाल ही में इसका विकास किया गया। नेशनल पार्क के रूप में इसको हाल ही में विकसित करा गया। और भारत का कौन से नंबर का नेशनल पार्क बना? 107वां। अगस्त मलाई की अगर हम बात करते हैं, कहां पे हो जाएगा? केरल में। और नोकरेक कहां पे है? मेघालय में। देखो यार आज थोड़ा सा मूड ठीक नहीं है, ठीक है? अब एकदम दिमाग खराब मत करिए, नहीं तो देखो अब मुझे बहुत डिस्टरबेंस होता है। पता है, अच्छी बात है, ये पता है और यही की देन है, समझ रहे हैं ना? बहुत ज्यादा अगर जानकारी है, शांत रहिए, बहुत ज्यादा आगे बोलने का प्रयास करेंगे। जब पता ही है तो हम क्यों बताएं फिर? दिया है क्या? देखो पता नहीं कहां से मिट भी गया ये। नोकरेक हो जाएगा मेघालय। उत्तर क्या होना चाहिए? 4 के बाद क्या होगा? 3। 4 के बाद हो जाएगा आपका 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। 4 3 2 1 लगा लीजिएगा, उत्तर होगा सी। उत्तर लगा लीजिएगा सी। जरा से पीछे आते हैं, ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन था। अरे कब गया कब नहीं गया मैंने पूछा ही नहीं। हमने ये कहा कि उत्तरा 23 अगस्त को, उस दिन को हम क्या मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस। यही पूछा हमने ना। 14 जुलाई को गया था, हमने नाम लिया उसका? नहीं, और उसकी जरूरत भी नहीं है। फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है कि 23 अगस्त को उतरा और उस दिवस को क्या मनाएंगे? अंतरिक्ष दिवस। सन 2023 में उतरा। और कौन से रॉकेट के द्वारा भेजा गया था? रॉकेट का नाम हो जाएगा एलवीएम। एलवीएम M3 और M4 नामक रॉकेट इसको भेजा गया था, ध्यान दीजिएगा। एलवीएम M3 M4 नामक रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 सफल था कि असफल? और ये एक प्रकार का सफल मिशन था। कैसा मिशन था? सफल मिशन था। और इसी के तर्ज पर, इसी सफल मिशन के तर्ज पे इसरो ने कहा कि हम चंद्रयान 4 भी लॉन्च करेंगे। चंद्रयान 4 लॉन्च करेंगे। और इसकी तिथि कब की रखी गई है? सन 2027 की तिथि रखी गई। ध्यान दीजिएगा, आगे नेशनल पार्क वाला है, मिला लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि अप्रैल 2025 में पुणे में आयोजित दशलिक का 6ठा संस्करण। दशलिक एक प्रकार का अभ्यास है, इसका कौन सा संस्करण? तो 6वां संस्करण। दशलिक का 6ठा संस्करण किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या रूस? भारत और किसके बीच? उज्बेकिस्तान। भारत किर्गिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास? खंजर। कौन सा अभ्यास? खंजर अभ्यास। खंजर अभ्यास की बात करेंगे। खंजर अभ्यास, खंजर अभ्यास का कौन सा संस्करण? तो 12वां संस्करण। कौन सा? 12वां। और इसका आयोजन कहां पे किया गया? खंजर का, खंजर अभ्यास का आयोजन करा गया किर्गिस्तान में। कहां पर? किर्गिस्तान के अंदर इसका आयोजन किया गया, जिसमें पार्टिसिपेट किया भारत और किर्गिस्तान ने। रूस की बात करते हैं, रूस के साथ कौन सा अभ्यास? इंद्र है, इंद्र अभ्यास। इंद्र अभ्यास की बात करते हैं भारत और कौन हो जाएगा? रूस। और भारत और कजाकिस्तान की बात करेंगे तो काजिंद। कौन सा? काजिंद अभ्यास किसके बीच है? भारत और कौन? कजाकिस्तान। हैंड इन हैंड पूछेगा तो चीन। और सूर्य किरण पूछेगा भारत और नेपाल। सूर्य किरण भारत और
जामाता अभ्यास किसके बीच है? जामाता, जामाता भारत और धर्म गार्जियन भारत और धर्म संरक्षक भारत। और आगे प्रश्न दिया है कि मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत म्यांमार संबंध को मजबूत बनाना, भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना, यही क्या है? भूकंप के बाद म्यांमार में राहत और सहायता पहुंचाने के लिए ध्यान दीजिएगा ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत करी गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2025 के मिशन की बात करते हैं, 2025 के अगर हम मिशन की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक ऑपरेशन है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा चलाया गया, किसके विरुद्ध? पाकिस्तान के विरुद्ध। पाकिस्तान के विरुद्ध भारत सरकार ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। अगर हम ऑपरेशन सिंधु की बात करते हैं, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु की अगर बात करेंगे, ऑपरेशन सिंधु, तो ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया। और कहां के लिए चलाया गया? तो ईरान के लिए। कहां के लिए? ईरान के लिए। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न करेगा ऑपरेशन, आगे बढ़िएगा, ऑपरेशन मुस्कान की बात करेंगे। ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान किसके द्वारा चलाया गया? तो बिहार सरकार द्वारा, बिहार पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुस्कान, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, प्रश्न करेगा ऑपरेशन परिवर्तन। अगर हम ऑपरेशन परिवर्तन की बात करते हैं, परिवर्तन, ऑपरेशन परिवर्तन नाम का एक पोर्टल शुरू करा गया, और यह भारत के किस राज्य में शुरू करा गया? तो आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, आगे अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन महादेव, अगर हम ऑपरेशन महादेव, क्या परेशानी है जी? ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन महादेव की बात करेंगे, ऑपरेशन महादेव, तो ऑपरेशन महादेव ध्यान रखिए, पहलगांव आतंकी, जो पहलगांव आतंकी थे, पहलगांव आतंकी, पहलगांव आतंकी को मार गिराने के लिए, पहलगांव आतंकी को मारने के लिए जो ऑपरेशन सेना ने चलाया उसका नाम क्या था? महादेव। अगर हम ऑपरेशन शिवा की बात करते हैं, ऑपरेशन शिवा, तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन शिवा, अगर हम ऑपरेशन शिवा की बात करेंगे, ऑपरेशन शिवा, तो जो श्रद्धालु जा रहे हैं कहां पर? अमरनाथ, अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की क्या करना? रक्षा करना। और ये सेना का ऑपरेशन है ऑपरेशन शिवा, नोट कर लीजिएगा, पता है तो अच्छी बात है। बाकी ऑपरेशन ब्रह्मा पूछेगा तो पता ही है, म्यांमार का ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्रह्मा। हाँ, प्रश्न करेगा, एक ऑपरेशन और चलाया गया सद्भाव, जिसका नाम क्या था? सद्भाव। सद्भाव एक ऑपरेशन चलाया गया था, किसके लिए? यागी नाम का एक टाइफून आया था, टाइफून का मतलब चक्रवात की कैटेगरी है ना, यागी नाम का एक चक्रवात आया था, उससे रक्षा के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम क्या था? सद्भाव। हो गया, आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल से संबंधित है? आलू का भंडारण करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको तुरंत बेचना पसंद करते हैं, इसलिए आलू किस प्रकार की फसल है? नकदी फसल है। धान नकदी है क्या? धान का भंडारण हो सकता है, धान का भंडारण इजीली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, इसलिए नकदी फसल नहीं मानी जाती है, ध्यान दीजिएगा। और प्रश्न आगे दिया है कि गन्ना एक प्रकार की नकदी फसल है, सही है, गन्ने का भंडारण संभव ही नहीं है, बहुत मुश्किल होगा, बहुत लागत लग जाएगी, फिर तो गन्ने की कीमत 3 गुना बढ़ जाएगी सामान्य कीमत से। कपास भी एक प्रकार की कैसी फसल है? नकदी। जलवायु का असर पड़ता है और कपास खराब होता है, इसलिए ये भी एक प्रकार की नकदी फसल है। सफेद सरसों या रेप सीड भी नकदी फसल है क्या? नहीं, ये नकदी फसल नहीं, बल्कि एक प्रकार की किसमें आता है? तिलहनी में आता है। किसमें आएगा? तिलहनी फसल में आएगा, तिलहनी में आएगा, तिलहनी फसलों में आएगा। और जो ये धान की फसल है ये खाद्यान्न में आएगा, किसमें आएगा? खाद्यान्न फसलों में आएगा, और ये अपने आप में भंडारित हो सकते हैं। जिसका भंडारण नहीं होगा वही क्या होगा? नकदी। जैसे आप कपास पढ़ते हैं, जूट भी कैसी फसल है? जूट, जूट की फसल भी कैसी है? चाय की फसल कैसी है? रबर कैसी है? रबर। कॉफी की फसल कैसी है? नकदी है। क्या है? नकदी। ये सभी जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं ये सभी नकदी फसल का उदाहरण है, नकदी फसल का उदाहरण है ये सभी, ध्यान दीजिएगा। उत्तर क्या होना चाहिए? 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, हाँ 1, 3 और 4 लगाइए से। हो गया। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र का नाम निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? मध्य प्रदेश दिया है सिंगरैनी। भैया सिंगरैनी को हमने कहां पढ़ा है? सिंगरैनी को हमने पढ़ा है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश।
लेकिन दे रखा है मध्य प्रदेश। उत्तर सही है कि गलत? गलत हो जाएगा। क्या ढूंढना है? गलत ढूंढना है। बनाइए। हाँ, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर सिंगरौली है। क्या है? सिंगरौली। सिंगरौली पूछेगा तो मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और एमपी में है। यूपी और एमपी में संयुक्त रूप से विस्तारित है। यूपी और एमपी में संयुक्त रूप से, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से विस्तारित कौन सा है? तो सिंगरौली है। हो गया। आगे बढ़े यहां से। बाकी महाराष्ट्र में वर्धा घाटी है, छत्तीसगढ़ में कोरबा है और उड़ीसा में आपका तलचर है। बना लेंगे इतना। पहला डिला पूछेगा तो क्या बताएंगे? पहला डिला पूछता भी है, ध्यान दीजिएगा। कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। पहला डिला पूछेगा तो छत्तीसगढ़। कुड़प्पा पूछेगा तो क्या बताएंगे? कुड़प्पा। कुड़प्पा कहां पर? कुड़प्पा कहां पर? कर्नाटक के अंदर। कुड़प्पा पूछेगा तो कहां बताएंगे? आगे दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से वृक्ष क्षेत्र दिया है और कौन सा पूछा है? सुमेलित नहीं है। सागौन प्रायद्वीपी का पश्चिमी भाग में पाया जाता है। प्रायद्वीपी भारत के पश्चिमी भाग में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब यहां पर। बात अपने आप में क्या है? सही है, पाए जाते हैं। सुंदरीवन सुंदरवन डेल्टा में, यानी यहां पर है। बात क्या है? सही है। देवदार नीलगिरी की पहाड़ियों में होते हैं। ध्यान दीजिएगा। देवदार एक प्रकार का हिमालयन वृक्ष है। क्या है? हिमालयन। चीड़ और देवदार, चीड़ और एक प्लांट है जिसका नाम है देवदार। चीड़ और देवदार ये दोनों एक प्रकार के हिमालयन वृक्ष हैं। ये दोनों हिमालयन वृक्ष हैं, हिमालयन वृक्ष। और इनकी अवस्थिति मुख्यतः भारत के किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इनकी अवस्थिति मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में है। तो क्या नीलगिरी उत्तर लगाना ठीक होगा? नहीं नहीं, यही उत्तर आपका राइट हो जाएगा। लगा लीजिएगा। नीलगिरी के अंदर जो वन है, वन, नीलगिरी के वनों को क्या कहा गया? सोलाश का नाम दिया गया। क्या बोला गया? सोलाश। प्रश्न करेगा सोलाश वन कहां पाए जाते हैं? नीलगिरी में। कहां पर? नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियों से सवाल करेगा तो ध्यान दीजिएगा। पूर्वी घाट। कौन सा घाट? पूर्वी घाट। और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? नीलगिरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी। और सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। निवास करने वाली जनसंख्या का नाम टोंडा। और यहां पर 12 साल में उगने वाले फूल का नाम नील कुरुंजी। बना लेंगे ना? चलिए। दिया सक्सम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? यह घाटी रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। बात क्या है? सही है। अगर हम सक्सम घाटी की बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम सक्सम घाटी की बात करेंगे, सक्सम घाटी, तो सक्सम घाटी का जो एरिया है, एरिया, सक्सम घाटी का जो हिस्सा है ये कुछ यहां पर है, इस जगह पर। यहां पर इस जगह पर एक घाटी है। यहां इस जगह पर एक घाटी है जिसका नाम हो जाएगा सक्षम घाटी। इसको सक्षम घाटी के नाम से जानते हैं। इसकी एक्चुअल अवस्थिति कहां पर है? पीओके में। कहां पर है? पीओके में। इसकी एक्चुअल अवस्थिति, रियल अवस्थिति वर्तमान में कहां पर है? तो पीओके में है। ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे का विकास, चीन की सरकार ने कहा कि चीन का एक शहर है ऊपर जिसका नाम है तियानजिंग। क्या नाम है? तियानजिंग नाम का एक शहर है चीन का। इस तियानजिंग से एक रोड सरकार बना रही है। सरकार यहां से एक रोड बना रही है। चीन की सरकार यहां से एक रोड बना रही है जिसको हम बिल्ट इन इनिशिएटिव का नाम देते हैं। और ये रोड यहां से चलेगी, ध्यान रखिएगा, तियानजिंग से, और चलते चलते कहां तक आएगी? ग्वादर तक। कहां तक आएगी? ग्वादर बंदरगाह तक आएगी। ग्वादर बंदरगाह तक ये रोड आएगी, ध्यान रखिएगा। और इसका नाम क्या दिया गया? सीपीईसी। क्या दिया गया? सीपीईसी। इसका नाम दिया गया सीपीईसी। सीपीईसी कॉरिडोर किसके द्वारा बनाया जा रहा है? चीन। सीपीईसी का मतलब होता है चीन, पी का मतलब पाकिस्तान, ई का मतलब इकोनॉमिक, क्या होगा? इकोनॉमिक, और सी का मतलब कॉरिडोर। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के किस स्थल से होकर गुजरेगा? तो सक्सम घाटी से। भारत सरकार ने कहा कि भाई इलाका हमारा है, युद्ध के तहत आपने जीता है, लेकिन एक समझौते के अनुसार आपका है। क्योंकि जब 1947 का आक्रमण करके पाकिस्तान ने पीओके वाले हिस्से पर कब्जा किया तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अमेरिका ने मध्यस्थता किया और कहा कि यह हिस्सा एक प्रकार का संवेदनशील क्षेत्र होगा
जिसमें किसी प्रकार के डेवलपमेंट करने के लिए दोनों राज्यों की अनुमति की क्या होगी, आवश्यकता होगी। चाहे पाकिस्तान अगर यहां पर कुछ कर रहा है तो भारत से अनुमति लेनी होगी, और भारत अगर अपने किसी भी चीज को यहां पर डिप्लॉय कर रहा है तो एक बार पाकिस्तान से उसको अनुमति की आवश्यकता होगी। और मध्यस्थता करने की बात आई कि अगर दोनों में बात नहीं बनेगी तो मध्यस्थता करने कौन आएगा, अमेरिका आएगा। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान ने क्या किया, बिना किसी की अनुमति, बिना भारत से पूछे चीन से कहा कि ठीक है सीपीईसी बना लो। और चीन का एक नियम है, चीन की एक पॉलिसी है, जितने भी गरीब देश हैं उनको मुसीबत में क्या करता है, मदद करता है। समझ रहे हैं ना भाई, अगर हम किसी की मुसीबत में मदद करेंगे तो इंसान हमें लंबे समय तक याद रखता है। तो चीन की एक पॉलिसी है, पैसा है ही, अपने भारत के आसपास के पड़ोसी देशों की समय रहते हुए धीरे धीरे मदद करते रहता है ताकि देश इसके फेवर में खड़े रहें, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे भारत के खिलाफ भड़काएगा पाकिस्तान को कि युद्ध करो, ठीक है, बांग्लादेश से कहेगा गृह युद्ध करो तुम भी इधर बंगाल में, कि बंगाल मेरा है, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल का इलाका है मेरा है। म्यांमार से कहेगा कि तुम भी इधर युद्ध करो, ठीक है, नेपाल से कहेगा कि तुम अपनी बाउंड्री बढ़ाओ, क्योंकि जो सुगौली की संधि हुई थी ठीक नहीं हुई थी। यानी हर देश को धीरे धीरे छोटे छोटे रूप में पैसा दे देकर टॉर्चर करते रहता है, ठीक है। अब इस सेंस में भारत क्या करता है, अगर कोई देश, जैसे पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान से तो हमारी मतलब जाति दुश्मनी है पहले से ही, ठीक है। अन्यथा अगर नेपाल ने कुछ भी किया भारत कोई एक्शन नहीं लेता है, म्यांमार किया भारत कोई एक्शन नहीं, बांग्लादेश किया भारत कोई एक्शन नहीं। मतलब इन सभी आसपास के देशों के संबंध में भारत हमेशा तटस्थ रहता है, यानी आक्रमण नहीं करता। नहीं तो कल को भैया अगर हम नेपाल से दुश्मनी मोल लेंगे तो नेपाल के साथ कौन आ जाएगा, चीन आएगा। तो नेपाल की सरकार कहेगी अच्छा ठीक है तब लाओ यहाँ पे सेना रख दो, ठीक है। जब चीन की सेना यहाँ आएगी तो यहाँ उत्तर प्रदेश और यहाँ पे क्या है, बिहार है, ये दोनों बॉर्डर को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। ध्यान दीजिएगा, इस सबको हम विदेश नीति बोलते हैं। पढ़ते हैं ना आप लोग कि नहीं, पता नहीं पढ़ते होंगे या नहीं, वहीं से क्वेश्चन था ये, देख लीजिए। रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान यानी पीओके वाले हिस्से में है। भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। बात क्या है, सही है भैया, पूछ कर नहीं बनाएंगे तो विरोध तो होगा ही ना। उत्तर कौन सा सही है, एक और दोनों से। हो गया। आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध या लैंडलॉक बंदरगाह है, बताएंगे। लैंडलॉक बंदरगाह कौन सा, विशाखा, विशाखापत्तनम एक प्रकार का लैंडलॉक, कल था ना ये क्वेश्चन, इसी तरह का था, जो भी था मतलब इसी तरह के फॉर्मेट में था। एक प्रकार का लैंडलॉक बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, विशाखापत्तनम हो जाएगा। देखिए अगर हम यहां से आते हैं, एक बंदरगाह पड़ेगा जिसका नाम है मुंद्रा पोर्ट। कौन सा बंदरगाह है, मुंद्रा बंदरगाह। एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट। और ये मुंद्रा पोर्ट एक प्रकार का निजी बंदरगाह है। मुंद्रा पोर्ट को एक प्रकार का हम निजी बंदरगाह कहते हैं, निजी बंदरगाह। और प्रश्न दिया था कि भारत का वह निजी बंदरगाह जहां से आयात और निर्यात सबसे अधिक देखा गया है। तो आयात और निर्यात सबसे अधिक किस निजी बंदरगाह से देखा गया, तो मुंद्रा से। कहां से, मुंद्रा। और मुंद्रा पोर्ट का विकास किस कंपनी द्वारा करा गया, तो अडानी द्वारा। किसके द्वारा, अडानी द्वारा किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जरा सा नीचे की तरफ आएंगे तो हमें मिलेगा कांडला। क्या मिलेगा, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट की बात करेंगे, एक प्रकार का सरकारी क्षेत्र का बंदरगाह है और इसकी अवस्थिति कहां पे है, गुजरात में। कहां पर, गुजरात। और ध्यान दीजिएगा, हरित परियोजना जो थी ये किस बंदरगाह पे सबसे पहली बार शुरू करी गई थी, कांडला पर। कहां पर, कांडला। हरित परियोजना ये कहां पर शुरू की गई, कांडला। कांडला से जरा सा आगे बढ़ेंगे, हमें एक बंदरगाह मिलेगा, कौन सा, मुंबई। कौन सा पोर्ट मिलेगा, मुंबई पोर्ट। कौन सा पोर्ट, मुंबई। के नीचे आएंगे तो कौन सा, नाहवा सेवा। कौन सा बंदरगाह, नाहवा सेवा। के नीचे आएंगे तो कौन सा, मार्मो गांव। कौन सा, नाहवा सेवा के नीचे कौन सा, मार्मो गांव। मार्मो गांव के बाद आएंगे न्यू मंगलोर। कौन सा, न्यू मंगलोर के बाद हो जाएगा कोचीन। क्या होगा, कोचीन होगा। इधर की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ बंदरगाह कौन सा है, यहां पर कौन सा, इन्नौर तो नहीं लग रहा है यार, कौन सा है, तुतीकोरिन है। क्या हो जाएगा, तुतीकोरिन हो जाएगा सबसे नीचे। उसके बाद चेन्नई है, क्या है, उसके बाद है चेन्नई। उसके ऊपर क्या हो जाएगा, इन्नौर पोर्ट होगा। क्या होगा, इन्नौर के ऊपर क्या हो जाएगा, पारादीप। क्या होगा, पारादीप पोर्ट के ऊपर कौन सा हो जाएगा, कोल का हल्दिया। कौन सा होगा, ओ विशाखापत्तनम छूट गया। इन्नौर और पारादीप के बीच में कौन सा है, विशाखापत्तनम।
और पारादीप के ऊपर आएंगे तो कौन पड़ेगा? हल्दिया। क्या पड़ेगा? हल्दिया के ऊपर कौन सा होगा? कोलकाता। कौन सा पोर्ट है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कौन सा? निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को कामराज बंदरगाह कहा गया? कामराज पोर्ट कौन सा? कौन सा होगा? एन्नौर। कामराज बंदरगाह किसको कहा गया? एन्नौर। कामराज बंदरगाह। और तूतीकोरिन को क्या कहा गया? क्या कहा गया? वी चिदम्बरनार। वी चिदम्बरनार बंदरगाह किसको कहा गया? और पूछेगा के कामराज किसको कहा गया? और ध्यान रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कौन सा? कृत्रिम सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा? समंदर की गहराई कहां से मापते हैं? पहला कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा? सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम। कौन सा? विशाखापत्तनम। इधर की तरफ आएंगे अरब सागर की रानी। और पूर्वी तट पे सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात कहां से? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कौन सा? मुंबई बंदरगाह को कम करने के लिए किसकी स्थापना की गई? ध्यान रखिए बड़े बंदरगाह की संख्या 13 और एक नया बना बंदरगाह कौन सा? वाधवान। कौन सा? वाधवान बंदरगाह भारत का 14वां बंदरगाह है जिसकी अवस्थिति कहां पे है? महाराष्ट्र में। कहां पर? केरल के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम है विजिंझाम। क्या नाम है? विजिंझाम बंदरगाह कहां पे है? केरल में। कहां पर? और सर्वाधिक आयात और निर्यात किस सरकारी बंदरगाह से होता है? कांडला। हरित प्राधिकरण कहां पर बिठाया गया? कांडला। और किस प्राइवेट बंदरगाह से सर्वाधिक आयात निर्यात देखा गया? मुंद्रा। मुंद्रा पोर्ट किसके अधीन है? तो अडानी। उत्तर क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है कि मार्च 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स कहां पे लगाया गया? नामरूप आसाम में। कहां पर? नामरूप आसाम के अंदर यूरिया का कॉम्प्लेक्स लगाया गया। ध्यान दीजिएगा अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स लगा। अगर हम आसाम की बात करते हैं, आसाम प्रश्न करेगा 100% सोलर सचिवालय, 100% सोलर संचालित सचिवालय, 100% सोलर संचालित सचिवालय कहां का हो जाएगा? तो आसाम का। कहां पर? आसाम। प्रश्न करेगा अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला कहां पर? आसाम। अंबुबाची मेला कहां? आसाम। 100% सोलर सचिवालय कहां? आसाम। अंबुबाची मेला कहां पर? आसाम। सेला सुरंग पूछेगा, सेला सुरंग, सेला सुरंग आसाम और कहां? अरुणाचल प्रदेश। आसाम को जोड़ेगी किससे? आसाम को जोड़ेगी किससे? अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सेला सुरंग। प्रश्न करेगा भारत में एकमात्र सुरंग जिसको सुरंगों के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया कौन सी? सेला सुरंग। बना लेंगे इतना, ठीक है। सेना का पहला पूर्वोत्तर में स्कूल खोला गया, सेना का पहला स्कूल असम राइफल के द्वारा खोला गया। और कहां पर खोला गया? असम के अंदर। कहां पर? असम। रांची झारखंड की बात करेंगे, जनजातीय विश्वविद्यालय, जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पे की गई? तो ध्यान रखिएगा रांची झारखंड। और आयुष्मान भारत योजना कहां से चलाई गई थी? आयुष्मान भारत योजना भी कहां से? रांची झारखंड से। बाकी दुर्गापुर कोई विशेष बात नहीं है, रहने दीजिएगा। दुर्गापुर में एक स्टील प्लांट लगाया गया था, याद है ना सभी को? चलिए बढ़े आगे। यहां से आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दिया है कि इसे यूएन चार्टर द्वारा 1945 में स्थापित किया गया। तो भैया न्यायिक प्राधिकरण की स्थापना कब होती है? 1945। कब होती है? 1945 में। श्रम संगठन की स्थापना होती है 1919 में। सुरक्षा परिषद की स्थापना होती है 1945। सामाजिक परिषद की स्थापना होती है 1945। डिसाइड तो नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है? अरे पहला स्टेटमेंट सेटिस्फाइड कर रहा है किसी को? नहीं कर रहा है। इसका मुख्यालय कहां पर? नीदरलैंड हेग के अंदर है। ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? हेग में है। कहां पर? हेग नीदरलैंड के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? हेग नीदरलैंड में। कहां पर? हेग न्यूजीलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। आगे बढ़िएगा, श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर? जेनेवा में है। कहां पर? जेनेवा। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहां पर? न्यूयॉर्क में। कहां पर? न्यूयॉर्क। और सामाजिक परिषद का मुख्यालय भी कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर है। अब तो उत्तर क्लियर हुआ, क्या होगा? ए हो जाएगा। बनाइए, ये सब देखिए तरीका है, इसी तरीके का एग्जाम में आप फॉलो करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि अपना टाइम बचा पाए। सोचिए अगर हम 2 लाइन नहीं पढ़ते हैं तो अपना टाइम बचता है अलग क्वेश्चन के लिए। तो ये सब चीज एग्जाम में आपके समय को बढ़ाएगी। प्रश्न पे प्रैक्टिस अगर अच्छी रहेगी, एग्जाम से 15-20 मिनट पहले ही करके बैठ जाएंगे आप क्वेश्चन को, बाद में मिलाने के लिए टाइम बचेगा आपको। हो गया इतना? इतना बना लिए सब लोग?
अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की बात करते हैं तो भैया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो न्यायालय है, न्यायालय, इसमें कुल जजों की संख्या कितनी है? 15। कुल जजों की संख्या कितनी? और सीजीआई सहित इसमें मुख्य जज सहित है, मुख्य जज सहित कुल जजों की संख्या कितनी है? 15। संख्या कितनी? 15। और इनका कार्यकाल कितना साल का होता है? 9 साल। कितने साल का कार्यकाल? कितना साल का होता है? 9 साल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय कौन दिलाएगा? तो न्यायिक न्यायालय दिलाता है। और श्रम संगठन की बात करते हैं, जेनेवा, 1 मई सन 1919, इसलिए मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 मई सन 1919 को मनाते हैं। और दिया था कि वेतन की गणना वैश्विक स्तर पर अभी हाल ही में किसके द्वारा करी गई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बात करते हैं, इसको हम अंग्रेजी में यूएनएससी बोलते हैं, अंग्रेजी में हम इसको यूएनएससी के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर। इसमें शामिल देश की संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें शामिल देश कितने हैं भैया? शामिल देश कितने हैं? 15। कितने देश हैं? 15, जिसमें कि 5 क्या है? स्थायी हैं। 5 क्या है? 5 देश क्या है? स्थायी हैं। कौन? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। 5 देश इसमें क्या है? स्थायी। और बाकी 15 क्या है? अस्थायी। 15 क्या है? अस्थायी। अस्थायी देशों का कार्यकाल कितना होता है? 2 साल। कितने साल के लिए? क्या भारत अभी यूएनएससी में स्थायी या अस्थायी परिषद का हिस्सा है? पहले था लेकिन अभी नहीं। पाकिस्तान है? अभी है? श्रीलंका है? है। सुनते नहीं है, खाली नहीं है, बस ये हो गया। बना लीजिए इसको। आवाज मेरी साफ जा रही है ना? स्पष्ट नहीं जा? आज हम सो ही नहीं पाए हैं सुबह तक, मतलब कुछ काम कर रहे थे, बच गया है, मतलब टाइम जो हम घड़ी लगाए थे उसका बैटरी दरअसल डिस्चार्ज हो गया था, और रियली बता रहे, और उस शाम को ही रुक गई थी, समझ रहे हैं ना? शाम को मतलब पिछले वाले दिन 2:30 बजे बंद हो गई है, मतलब भोर दोपहर में, समझ रहे हैं ना? 2:30 बजे दोपहर में घड़ी बंद हो गई। जब हम पढ़ रहे थे तो मेरा ध्यान बार बार घड़ी पे जा रहा था कि अभी तो 2:30 बज रहा है। ठीक है, फोन हटाए थे क्योंकि बुक से काम था, क्वेश्चन निकाल रहे थे। दरअसल क्वेश्चन किस ऑर्डर में रखना है, क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट होके और आएगा, और अपडेट, ठीक है, जितना अपडेट था उससे और एक्सपेंसिव होके आएगा। तो अब फिर मोबाइल हम टच ही नहीं किए, तो मोबाइल में हम अलार्म लगाते हैं सुबह का, समझ रहे हैं ना? तो सुबह वाला अलार्म बज गया फोन में, तो हमें बड़ा अजीब लगा। बोले कि बताओ, आज पूरी रात ऐसे ही कट गई। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी पढ़ा लेंगे तो जाके सो आएंगे। ये बना लिया आप लोग? अब देखो, इसीलिए गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग। दिया है कि मद्यपान और नशाखोरी का प्रतिषेध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है मूल अधिकार में, ड्यूटी में, या फिर डीपीएसपी, या इनमें से कोई नहीं है। आपको पता है नशाखोरी जैसी बात किस आर्टिकल में करा गया है? आर्टिकल किस में? इसमें कहा गया पोषाहार दिया जाए। क्या कहा गया? पोषाहार दिया जाए, लेकिन नशीली दवा पे क्या लगाया जाए? प्रतिबंध। जितनी भी नशीली दवा है इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। धूम्रपान पे क्या लगाया जाए? प्रतिबंध। इसमें मद्य निषेध की बात की गई, कहा कि मंदिरा पर क्या करा जाए? निषेध लगाया जाए, ठीक है। पोषाहार तो देने की बात की गई, ऐसा नहीं कि सब निषेध किया गया, कहा कि पोषाहार दिया जाए, इसके एवज में नशीली दवा और मद्य निषेध किया जाए। ध्यान दीजिएगा, 47 नंबर आर्टिकल कहां देख पाते हैं? डीपीएसपी। डीपीएसपी की भैया हम बात करेंगे। डीपीएसपी के लिए संविधान का कौन सा भाग? 4। आर्टिकल पूछेगा 36 से कितना? 51। संविधान के अनुच्छेद 36 में कहा गया राज्य की परिभाषा। 37 में कहा गया डीपीएसपी न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है। 38 में कहा गया लोक कल्याणकारी राज्य। 39 में कहा गया समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में कहा गया पंचायत। 41 में कहा गया कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। 42 में कहा गया न्याय संगत विधियां। 43 में कहा गया निर्वाह मजदूरी। 44 में कहा गया समान सिविल संहिता। 45 में कहा गया 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। 46 में कहा गया SC ST का उपबंध। 47 में कहा गया पोषाहार। 48 में कहा गया कृषि और पशुपालन। 48 के क में कहा गया पर्यावरण। 49 में राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक। 51 में विदेशी शांति सुरक्षा और संरक्षा। बना लेंगे इतना, उत्तर लगा लीजिएगा सी। आगे प्रश्न दिया है कि भारत में संघात्मक सर्वोत्तम स्वरूप किसके द्वारा परिलक्षित होता है? संविधान की प्रस्तावना द्वारा, फंडामेंटल ड्यूटी द्वारा, डीपीएसपी द्वारा, या 7वीं अनुसूची द्वारा?
संघात्मक की बात कर रहा है, संघात्मक, संघात्मक स्वरूप की बात कर रहा है, संघात्मक स्वरूप। क्या संघात्मक स्वरूप को आप प्रस्तावना में देख पाते हैं? नहीं, संघ जैसी कोई बात ही नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी नहीं है, डीपीएसपी में नहीं। इसको हम कहां देख पाते हैं? 7वीं अनुसूची में देख पाते हैं। 7वीं अनुसूची में कहा गया संघ सूची, कहा गया ना, कहा गया संघ सूची, और क्या कहा गया? राज्य सूची, और क्या कहा गया? समवर्ती सूची। कौन सी सूची? हाँ, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। प्रश्न दिया है कि सन 2025 के अनुसार, सन 2025 के अनुसार अभी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? संघ सूची में कितने विषय, कितने विषय? यहां पर कितने, और यहां पर कितना विषय? 52। पुराना डेटा भूल के नया वाला याद रखिए केवल, ठीक है। अगर हम अनुसूची की बात करते हैं, संविधान की अनुसूची, संविधान की अनुसूचियों में 8 अनुसूचियां पहले से थी, बाकी 4 क्या की गई? जोड़ी गई। 4 जोड़ी गई, 8 पहले से थी। संविधान की अनुसूची 1 में कहा गया संघ और उसका राज्य का नाम, दूसरे में कहा गया वेतन, तीसरे में कहा गया शपथ, चौथे में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, 5वें में SC ST का उपबंध, 6ठे में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम संबंधी उपबंध, 7वें में संघ सूची, राज्य सूची और 8वें में 22 भाषा का उल्लेख, 9वें में भूमि सुधार, 10वें में दल बदल, 11 में 12 में नगरपाल। ध्यान रहेगा ना। चलिए, प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बनारस 1905, कलकत्ता 1906, सूरत 1907 या लखनऊ 1916? कब करा गया था? 1900, लखनऊ समझौता 1916। ध्यान रखिएगा, लखनऊ समझौता 1916। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में इस सम्मेलन को बुलाया गया था। ध्यान दीजिएगा। और इसमें कहा गया कि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग का जो कैमरल अवार्ड था उसको स्वीकार किसने कर लिया? कांग्रेस ने। और कांग्रेस की जो भी विचारधारा थी उसको स्वीकार किसने किया? मुस्लिम लीग ने। एक तरह से कहते हैं कि दोनों की विचारधारा को दोनों पार्टियों ने, दोनों संघ ने एक्सेप्ट किया। और जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम और गरम दल में, किस दल में? नरम और गरम दल में जो विभाजन हुआ था, ये विभाजन भी क्या हो गया? समाप्त हो गया और इनका पैचअप हो गया। ध्यान दीजिएगा, कब हो गया? 1916। और इस प्रकार की घटना को हम लखनऊ समझौता क्या बोलते हैं? लखनऊ पैक्ट कहते हैं। लखनऊ पैक्ट, पैक्ट मतलब क्या होता है? समझौता। इसको हम लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सवाल पूछेगा। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885। 1800 कब? स्थापना के समय भारत के गवर्नर कौन थे? डॉफ्रेन। कांग्रेस की स्थापना करने वाले एओ ह्यूम। और कांग्रेस का नामकरण किया था किसने? दादा भाई नौरोजी। नामकरण किया दादा भाई। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 और आयोजन कहां पर? मुंबई। और अध्यक्षता किसने करा था? WC बनर्जी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1800, अधिवेशन कहां पर? कलकत्ता। अध्यक्षता करने वाले दादा भाई। कांग्रेस के सेकेंड अधिवेशन की अध्यक्षता करा था दादा भाई। कांग्रेस के सबसे वृद्ध अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई। 1887 का अधिवेशन कहां पर? मद्रास। अध्यक्षता करने वाले रहे कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1888 कहां पर? इलाहाबाद। अध्यक्षता करने वाले कौन थे? झारझील। कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? झारझील। कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन कहां? कलकत्ता। अध्यक्षता करने वाले रहीमदुल्ला सयानी। सबसे पहले वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1905 के अंदर अधिवेशन कहां पर होता है? बनारस। अध्यक्षता करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। सन 1906 का अधिवेशन कहां पर? कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी। सर्वप्रथम स्वदेशी शब्द का प्रयोग करा गया था किसमें? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। स्वदेशी और स्वराज दो टर्म का प्रयोग करा गया था, दो शब्द का प्रयोग करा गया था। 1907 कहते हैं सूरत रास नहीं आई, सूरत में अधिवेशन रास बिहारी बोस। और कांग्रेस का क्या हो गया? अलगाव हो गया। 1911 का अधिवेशन कहां पर? कलकत्ता। ध्यान रखिए, विश्व नारायण धर। सबसे पहली बार क्या गाया गया? जनगणमन। सन 1912 का अधिवेशन कहां पर? बांकीपुर, पटना। और बिहार में होने वाला पहला अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा। अध्यक्षता करने वाले कौन थे? RN। 1916 का अधिवेशन कहां पर? लखनऊ। अंबिका चरण। अगला 1918 का अधिवेशन कहां पर? बंबई। 17 वाला अधिवेशन कहां पर? कलकत्ता। 17 का अधिवेशन कलकत्ता। अध्यक्षता करने वाली कौन? एनी बेसेंट।
1918 का अधिवेशन कहां पर? बंबई। प्रश्न करता है कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? 1900। कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918। 1900 कब? 18। 1920 का अधिवेशन कहां पर? नागपुर। और वी राघवाचारी अध्यक्षता करने वाले। और ध्यान दीजिएगा 1922 का अधिवेशन कहां पर? गया। अध्यक्षता करने वाले कौन? CR दास। 1924 का अधिवेशन कहां पर? बेलगांव। अध्यक्षता करने वाले महात्मा। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसके अध्यक्ष गांधी बने थे, कौन? बेलगांव। अगला ध्यान दीजिएगा 1925 का अधिवेशन कहां पर? कानपुर। अध्यक्षता करने वाली सरोजनी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? सरोजनी। 1929 का अधिवेशन कहां पर? लाहौर। अध्यक्षता करने वाले पंडित जवाहरलाल। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी किस अधिवेशन में? लाहौर। और पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन। 1931 का अधिवेशन कहां पर? कराची। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार की मांग किस अधिवेशन में? तो कराची। 1938 का अधिवेशन कहां पर होता है? हरिपुरा। सुभाष चंद्र बोस। 1939 का अधिवेशन कहां पर? त्रिपुरी। सुभाष चंद्र बोस ने पद से इस्तीफा दिया, कौन आया? सन 1939 से लेकर 1945 तक अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रश्न करेगा सन 1947 में अध्यक्ष कौन बने थे? कौन थे? JB कृपलानी। कौन थे? हाँ, लेकिन एक बात यह है कि सन 1947 की अध्यक्षता किसने करा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। ये दोनों बातें आपके ध्यान में रहे। 47 की अध्यक्षता अगर पूछ दे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रश्न करेगा भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। सन 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो पट्टाभी सीतारमैया। और सन 2025 के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। कोई समस्या नहीं, कांग्रेस समाप्त होती हुई। और आगे प्रश्न दिया है कि मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मैडम कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया था। बात क्या है? सही है। स्टुटगार्ट जर्मनी के अंदर इन्होंने झंडा फहराया सन 1907 के अंदर। और ध्यान रखिएगा इनको कहा गया भारतीय क्रांति की जननी। भारतीय क्रांति की विदेशी धरती पर जननी या भारतीय क्रांति की जननी के नाम से जाना गया। मैडम कामा दादा भाई नेहरू की निजी सचिव रही। बात क्या है? मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। बात सही है कि गलत? क्या मतलब गलत है बोल रहे हैं? सभी अपने आप में क्या है? सही। जब सब सही हो रहा है तो एक छोटा ऑप्शन को गलत मान लेते हो, उसको भी सही मानना चाहिए। क्यों? ठीक है, जब सब सही होता दिखे तो अंतिम ऑप्शन पे किसी प्रकार का कोई विचार नहीं करना चाहिए। समझिए, स्टेटमेंट के सवाल में सुनो भाई, स्टेटमेंट के सवाल में हमें विचार उसी पे करना है कोई तिथि लिखा हो। क्या लिखा हो? तिथि लिखा हो। कोई तिथि का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी पुस्तक का नाम हो, तब हमें विचार करना है। अन्यथा अगर कोई स्टेटमेंट लिखा हो और सामाजिक रूप से लिखा हो तो अपने आप में क्या है? वो सही है। ठीक है, कभी उसमें गड़बड़ाना नहीं है आपको। हाँ, अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कोई सामाजिक टाइप की बात लिखी हो तो हमें सही मान के चलना है। आप उत्तर लगाइएगा, लगभग केस में सही होता है। आगे दिया है कि 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NVS-2 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो द्वारा किया गया। ये कौन सा मील का पत्थर है? 50, 75, 100? कौन सा है? कौन सा प्रक्षेपास्त्र है? 100 है। कौन सा है? 100। पूछा था ना? कहां पूछा था? कहां पूछा था? BPSC। अच्छा, प्रश्न करेगा किस रॉकेट से भेजा गया? तो GSLV F-15 द्वारा। किसके द्वारा? GSLV F-15 नामक रॉकेट से इसको भेजा गया। और इसरो का कौन सा प्रक्षेपण अभियान था? 100वां। कौन सा? 100वां। नोट करिएगा। हो गया। अब सुनिए, प्रश्न करेगा शुक्रयान। क्या पूछेगा? शुक्रयान। प्रश्न करेगा शुक्रयान। शुक्रयान कब जाएगा? सन 2025। भैया लेकिन गया नहीं यार ये। ठीक है, अभी जाएगा, यानी इसको बढ़ाओ आगे 2025 और 26। ऐसा नहीं है, डेटा है। ठीक है, शुक्रयान 2025 में जाने वाला था लेकिन अब कब जाएगा? 2026। इसको हम बोलते हैं विनस। विनस को शुक्र कहते हैं ना, इसको हम विनस ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? विनस ऑर्बिटर मिशन के नाम से इसको जानते हैं। विनस ऑर्बिटर मिशन के नाम से जानेंगे। इसको हम वोम मिशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? VOM मिशन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, प्रश्न करेगा वोम मिशन कहां जाएगा? शुक्र पे जाएगा। कहां पर? शुक्र पे जाएगा। और ध्यान रखिएगा, भारत का पहला सूर्य मिशन, भारत का पहला अगर सूर्य मिशन की बात करेगा
भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा? आदित्य L1। कौन सा? भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा? आदित्य L1 हो जाएगा। और आदित्य L1 मिशन को छोड़ा गया था सन 2023 में छोड़ा गया, सितंबर का महीना था सन 2023। और ध्यान रखिए इसके मिशन डायरेक्टर कौन है? निगार साझी। किसके द्वारा? निगार साझी द्वारा प्लान किया गया था और छोड़ा गया इसरो द्वारा। नोट करिए, सब बैठ के खाली देखता है। नोट किए हैं? चलिए आगे प्रश्न दिया है। प्रश्न है कि किशनगंगा और रतले परियोजना कल बता रहे थे। हाँ तो जवाब करिए। किशनगंगा और रतले परियोजना पूछेगा तो क्या बताएंगे? किशनगंगा और रतले परियोजना, ध्यान रखिएगा, सिंधु समझौता के रद्द होने के तहत भारत की दो परियोजना प्रभावित हुई। कौन सी? किशनगंगा और रतले। सिंधु समझौता कब होता है? सन 1960 में। और कराने वाला कौन हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। किसने कराया था? वर्ल्ड बैंक ने कराया। ध्यान दीजिएगा, कितनी नदियों पे समझौता था? 6। भारत की कितनी नदियों पर? 6 नदियों पे। ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न है कि 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन रहे? जोको विडोडो, प्रबोवो सुब्रियांटो। कौन रहे? प्रबोवो सुब्रियांटो। और प्रश्न करेगा, इस समय समारोह करा गया था, समारोह करा गया था कहां पर? राजपथ पे। कहां पर? राजपथ। भैया राजपथ है क्या? राजपथ का नया नाम क्या है? राजपथ का नया नाम राजपथ नहीं बल्कि अब क्या हो गया है? कर्तव्य पथ। इसका आयोजन करा गया कर्तव्य पथ पर। और कौन से अतिथि ने इसमें भाग लिया था? प्रबोवो सुब्रियांटो। कौन भाग लिया था? प्रबोवो सुब्रियांटो। कहां के हैं? इंडोनेशिया। 2025 के अंदर इंडोनेशिया का ही व्यक्ति आया था, इंडोनेशिया। और सन 1950 के अंदर भी कौन आया था? इंडोनेशिया के ही व्यक्ति आए थे, यानी प्रथम गणतंत्र पे ही आए थे इंडोनेशिया के। नाम क्या था उनका? सुकर्णो। क्या नाम था? सुकर्णो। ध्यान दीजिएगा। उत्तर नहीं लगा है? और लगाइए उत्तर भी। क्या ही उसमें सवाल में क्या ही दम था बताओ, इसीलिए छूट गया। आगे ये बनाए सब लोग, लिख लीजिएगा। हाँ, प्रश्न करेगा प्रवासी भारतीय दिवस। प्रश्न करेगा प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करेंगे तो इस समय मुख्य अतिथि कौन आए थे? कंगालू। क्या नाम था? कंगालू। कहां का था ये? त्रिनिदाद का था। कहां का? त्रिनिदाद। और कहां का? टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्राध्यक्ष थे, नाम था इनका कंगालू। क्या नाम था? चलिए बढ़े आगे। आगे प्रश्न दिया है कि जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी जाने वाली छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? खंडेरी, करंज, बेला या बागसीर? क्या नाम होगा? बागसीर होगा। क्या नाम होगा? बागसीर। और प्रश्न करेगा आपसे प्रोजेक्ट 75। प्रश्न करेगा प्रोजेक्ट 75, इसका संबंध किससे हो जाएगा? नौसेना। किससे होगा? नौसेना। प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे हो जाएगा? तो नौसेना से होगा। प्रोजेक्ट 75 का संबंध हो जाएगा नौसेना से। और ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करेगा प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बियां कौन सी? तो ध्यान दीजिएगा, बेला, बागीर। बेला, बागीर। एक हो जाएगा बागसीर, बागसीर, करंज, खंडेरी। और कुछ है क्या? 1 2 3 4, एक नाम और है, कलवरी। कौन सा होगा? कलवरी। ठीक है, बना लीजिएगा इसको। सभी परमाणु पनडुब्बी है। और भारत की वर्तमान विकसित स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? अरिहंत। क्या नाम है? क्या नाम है? अरिहंत। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी पूछेगा। परमाणु पनडुब्बी कौन सी? अरिहंत। क्या नाम है? अरिहंत। क्या नाम है? अरिहंत। और सेकंड पनडुब्बी पूछेगा तो क्या होगा? INS अरिघात। क्या होगा? INS। बना लेंगे ना। चलिए आगे प्रश्न दिया है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले उधमपुर और श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा भारत के कौन से केबल स्टे ब्रिज का नाम है? अंजीखट है, राजीव गांधी, उधमपुर या चार धाम? कौन होगा? अंजीखट ब्रिज। अंजीखट ब्रिज है कहां पर? जम्मू कश्मीर। कहां पर? और चार धाम कहां पे है? उत्तराखंड में। कहां पर? चार धाम कहां पर? उत्तराखंड। कहां पर? चार धाम परियोजना कहां पे? चार धाम ब्रिज कहां पर? हर्बल कॉरिडोर कहां पर? हर्बल कॉरिडोर पूछेगा तो उत्तराखंड।
प्रश्न करेगा हाल ही में समान सिविल संहिता लगाई गई कहां पर? उत्तराखंड के अंदर समान सिविल संहिता लगाई गई। उत्तराखंड में हर्बल कॉरिडोर, उत्तराखंड में चारधाम परियोजना, उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया कहां पर? उत्तराखंड के अंदर सन 2025 में। आगे उधमपुर और राजीव गांधी ब्रिज, ये दोनों राजीव गांधी ब्रिज की बात करते हैं तो इसकी अवस्थिति कहां पे? हैदराबाद के अंदर एक ब्रिज है, उसका नाम रखा गया है। और आगे नेक्स्ट उधमपुर ब्रिज की बात करते हैं, ये कहां पर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर के अंदर है। भैया ध्यान दीजिएगा। प्रश्न करेगा सेला सुरंग, क्या पूछेगा? सेला सुरंग। क्वेश्चन करेगा आपसे सेला सुरंग। प्रश्न करेगा सुदर्शन ब्रिज, क्या पूछेगा? सुदर्शन ब्रिज। कौन सा क्वेश्चन करेगा? सुदर्शन ब्रिज। प्रश्न करेगा ग्लास ब्रिज, क्या पूछेगा? ग्लास ब्रिज। क्या पूछेगा? ग्लास ब्रिज। ग्लास ब्रिज कहां पे है? तमिलनाडु। ग्लास ब्रिज, ग्लास ब्रिज कहां पे? सुदर्शन ब्रिज कहां पर? सेला सुरंग कहां पर? आसाम और अरुणाचल। बना लेंगे ना। चलिए आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है। ठीक तो लग रहा है? क्यों? आर्य समाज की स्थापना 1875 किसके द्वारा करा गया था? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875। और इन्होंने एक नारा दिया था। नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। आगे अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था। बात क्या है? सही है। यानी 1 और 2 क्या है? सही है। 1 और 2 सही है। अच्छा 1, 2 और 3 भी सही हो सकता है। यानी आपका उत्तर 1 सही हो सकता है और उत्तर आपका कौन सही हो सकता है? तो अच्छा अभी आगे पढ़ना ही होगा। अच्छा यहां पर 1 का नाम नहीं, उत्तर होगा ही, कभी उत्तर नहीं हो सकता। यानी हमारे पास 3 उत्तर ऐसे हैं जिनमें आप ढूंढ सकते हैं। आगे लाजपत राय द पीपल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे, ये तो यार एकदम गलत बात है। ठीक है, समय था 1891। कब? 1891। कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर। कहां पर? न्यूयॉर्क में इसका प्रकाशन करा गया था पहली बार। पहला प्रकाशन न्यूयॉर्क के अंदर 1891 के अंदर किया गया था। और प्रकाशन करने वाले कौन थे? मतलब इसके निर्माता कौन थे? लाला लाजपत राय। यानी स्टेटमेंट 3 क्या है? गलत है। 3 क्या है? गलत। जहां 3 है उत्तर क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, यानी 1 और 2 के सही होने का चांस अभी भी है। आइए देखते हैं 4 क्या है। ये तो सब पढ़ा दिया क्वेश्चन। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंटी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। बात क्या है? सही है। तो 1, 2 और 4 सही। हाँ, अब इससे क्या समझे? कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट के सवाल हैं जिसमें हमें पूरा पढ़ना होता है। ठीक है, देखो तीर तुक्का हम लोग लगाए, पहले क्वेश्चन से तो हम प्रयास किए लेकिन नहीं लगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? इस आंदोलन में स्त्रियों की भूमिका थी ही नहीं, नहीं थी। भैया कितना गलत बात है बताइए। कितने सारे लोगों ने इसमें योगदान दिया था। योगदान देने वालों में उषा मेहता कौन थी? उषा मेहता। उषा मेहता इसमें थी, उषा मेहता। और इनको क्या कहा गया? भारतीय क्रांति की आवाज कहा गया। क्या बोला गया? क्रांति की आवाज किसको कहा गया? उषा मेहता। इसमें कनकलता बरुआ थी। कौन थी? कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ, कनकलता बरुआ ने इसमें भाग लिया था। ध्यान दीजिएगा, कनकलता बरुआ, उषा मेहता। एक नाम और लीजिए, सरोजिनी नायडू थी इसमें, एकदम थी। सरोजिनी नायडू थी। और कौन थी? कस्तूरबा। कौन थी? कस्तूरबा। और कौन थी इसमें? अरुणा आसफ अली। हाँ, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। इतनी सारी महिलाओं ने भाग लिया था। बताइए, कह रहे हैं कि महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। स्टेटमेंट क्या है? गलत नहीं ना पूछा है? नहीं। आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के नासिक एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आधार था। बात क्या है? सही है। महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक से आंदोलन की घोषणा करी गई थी। ध्यान दीजिएगा, यह जमींदार विरोधी हिंसा के रूप में चिन्हित था। बात सही है क्या? गलत है? बात गलत है? क्यों गलत लग रहा है क्या? एक चीज सुनिएगा ना, यह आंदोलन महाराष्ट्र के नासिक नहीं था, ग्वालियर टैंक था ना। ग्वालियर टैंक वर्धा। क्या था? वर्धा। नासिक नहीं बल्कि क्या होगा? वर्धा। नासिक की जगह क्या बनाना है? वर्धा। यानी बी स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। यह जमींदार विरोधी हिंसा के रूप में चिन्हित था। नहीं, इसमें अंग्रेजों को बाहर भेजने के लिए आंदोलन चलाया गया था। और इसमें एक नारा दिया गया था, अंग्रेज भारत छोड़ो। क्या दिया गया था? अंग्रेज भारत छोड़ो। यानी अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, ना कि जमींदार विरोधी। ध्यान दीजिएगा,
सी स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। जो बचा वही क्या है, सही है। भारत के विभिन्न भागों में यह समांतर सरकार के उदाहरण के रूप में चिन्हित था, बात क्या है, सही है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम समांतर सरकार की बात करते हैं, समांतर सरकार, अगर हम समांतर सरकार की बात करेंगे, समांतर सरकार का गठन आंदोलन के दौरान सन 1942 में है ना, 1942 में पहली समांतर सरकार कहां पर, बलिया में। किसके नेतृत्व में, चित्तू पांडे, चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समांतर सरकार बलिया के अंदर। इसका विस्तार किया गया महाराष्ट्र तक, कहां तक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहां, महाराष्ट्र में कहां तक, सतारा, महाराष्ट्र में कहां, सतारा। अच्छा, लेकिन एक बात है, बलिया के समांतर सरकार से प्रेरित होकर पश्चिम बंगाल में, कहां पर, पश्चिम बंगाल में भी एक समांतर सरकार के गठन हुए, किया गया, समांतर सरकार का गठन किया गया। कहां पर, तामलुक में, कहां पर, तामलुक के अंदर समांतर सरकार बनाया गया, यहीं से प्रेरित होकर। और तामलुक की सरकार और बलिया की समांतर सरकार, ये दोनों कब बनी थी, सन 1942 में। लेकिन महाराष्ट्र की सतारा में समांतर सरकार की स्थापना करी गई 1943 के अंदर, 1943 के अंदर। और स्थापना करने वाले कौन थे, स्थापना करने वाले क्या नाम था, नाना पाटिल थे। नाना पाटिल ने स्थापना करा था, नाना पाटिल ने। और जरा ध्यान दीजिएगा, इस समांतर सरकार का नाम समांतर सरकार नहीं था, बल्कि क्या था, अरे इसका नाम क्या रखा गया, कोई बताएगा ही नहीं। इसका नाम रखा गया परिषद सरकार। क्या कहा गया, परिषद सरकार के नाम से जाना गया। ध्यान दीजिए, बनाइए इसको। महाराष्ट्र एक प्रकार का परिषदीय इलाका था, वहां पे गठित होने वाली सरकार को परिषदीय सरकार कहा गया। ध्यान रखिएगा, समांतर सरकार के बारे में नोट कर लीजिए, 2-4 स्टेटमेंट है, आपके जीवन में काम आएंगे कभी। आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं ना। प्रश्न दिया है, सूची 1 को 2 से मिलाइए। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने करा था, राधाकांत लग रहे हैं, क्यों, राधाकांत देव, सही है ना। यानी ए का क्या है, 3 है, ए का 3 है। ए का 3 का मतलब उत्तर या तो बी होगा या फिर सी होगा। आगे बढ़िएगा, दिया है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया को बनाने वाले कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। यानी डी का क्या होगा, 1, डी का क्या होगा, उत्तर लगाइए बी, हो गया। आगे प्रश्न दिया है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में है, शिवपुरी में। कहां पर, मध्य प्रदेश के किस जिले में, शिवपुरी के अंदर है। प्रश्न करेगा इंदौर स्वच्छता श्रेणी में किसमें, स्वच्छता में टॉप पर, और लगातार कितनी बार, 8वीं बार। लगातार कितनी बार, 8वीं बार। लगातार 8वीं बार स्वच्छता की श्रेणी में टॉप पे कौन आया है, इंदौर। और ध्यान रखिएगा, प्रश्न करेगा आपसे, यहां से एक प्रश्न करेगा, वाटर प्लस सिटी, भारत की वाटर प्लस सिटी पहली कौन सी हो जाएगी, तो इंदौर। कौन होगी, इंदौर। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, टाइगर रिजर्व, अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, टाइगर रिजर्व, तो भैया ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला टाइगर रिजर्व, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा, जिम कार्बेट। कौन सा होगा, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा, जिम कार्बेट। और जिम कार्बेट कहां पर, उत्तराखंड में। कहां पर, उत्तराखंड में जिम कार्बेट को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया 1973। और इसका उद्घाटन किसने करा था, इंदिरा गांधी। किसने करा था, क्वेश्चन एग्जाम में रहा है कि पहले टाइगर रिजर्व का उद्घाटन किसने करा था, इंदिरा। पहली टाइगर परियोजना कहां शुरू की गई थी, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड के अंदर। और प्रश्न करेगा, भारत में टाइगर रिजर्व की वर्तमान संख्या कितनी है, 59। कितनी है, 59वां। ध्यान रखिएगा, 59वां टाइगर रिजर्व। देखो नाम, क्या नाम है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, जो भी है। अच्छा, देवबरपुर है, हाँ जो भी है, उड़ीसा के अंदर है, इतना पता है। हाँ, 58वां पूछेगा, 58वां कौन सा, माधव। 58वां कौन सा होगा, माधव। कहां पे है, चलिए। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछेगा तो क्या बताएंगे, नागार्जुन श्रीशैल। आगे 22 से लेकर 27 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव का विषय क्या था, विविधता में एकता, वैश्विक सद्भाव, सांस्कृतिक संगम, या वसुधैव कुटुंबकम। उत्तर क्या होगा, वसुधैव कुटुंबकम। पृथ्वी ही क्या है, परिवार। पृथ्वी ही क्या है, अरे इसका शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो क्या बताएंगे, पृथ्वी कुटुंब के समान है, पृथ्वी ही परिवार है। पृथ्वी ही क्या है, तो लिख लीजिएगा,
पृथ्वी ही परिवार है, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। पता चला पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे ये नहीं देकर यही दे दिया। पृथ्वी परिवार है, नोट कर लीजिएगा। नई दिल्ली की बात करते हैं, नोट करिएगा। भारत टैक्स किसका आयोजन? भारत टैक्स। भारत टैक्स का आयोजन, भारत टैक्स का आयोजन रायसीना बैठक। कौन सी बैठक? रायसीना। 2+2 वार्ता। भारत टैक्स रायसीना बैठक 2+2 वार्ता। ये सभी कहां पर? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। ये सभी कहां पर आयोजित होते हैं? दिल्ली में। सतत विकास कार्यक्रम, सतत विकास कार्यक्रम, सतत विकास कार्यक्रम का आयोजन, सतत विकास कार्यक्रम और कब का? सन 2025 का। और प्रश्न करेगा सौर ऊर्जा सम्मेलन, सतत विकास कार्यक्रम सौर ऊर्जा सम्मेलन 2025 का। और मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये भी कब का? सन 2025 का। इन सभी का आयोजन भी कहां पर? दिल्ली के अंदर। प्रश्न करेगा पुस्तक मेला का आयोजन कहां पर? दिल्ली। प्रश्न करेगा आपसे पुस्तक मेला, पुस्तक मेला का आयोजन भी कहां पर? दिल्ली। प्रश्न करेगा पैरा, पैरा खेलो इंडिया का आयोजन भी कहां पर? पैरा खेलो इंडिया का आयोजन भी कहां पर? दिल्ली के अंदर। ये आयोजन सभी कहां पर है? दिल्ली में। याद करके रखना, 8-10 तो पढ़ा ही दिया मैंने, रोज बता ही देते हैं एक बार। आगे बढ़ा जाए। आगे प्रश्न दिया है यमुना नदी निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करिए। अच्छा, यमुना की सहायक नदी बना लेंगे। देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। गंगा की सहायक पूछेगा तो क्या बताएंगे? यमुना। गंगा की सहायक पूछेगा तो कौन हो जाएगी? यमुना। और यमुना गंगा में कहा मिलती है? दाएं कि बाएं? ओ, कौन सा तट है? बायां, दाया। कौन सा तट है? तट कौन सा है? दायां। तट कौन सा है? दायां तट है। कौन सा तट? अभी दिक्कत है क्या? कोई सस्पेंस नहीं ना। नदी जा रही है कहां से? ऐसी भारत की नदी, ध्यान दीजिएगा, भारत की ऐसी नदी जिसका प्रवाह पश्चिम से कहां हो? पूरब। पश्चिम से कहां हो? उसका निचला तट क्या होता है? क्या होता है? दायां। और ऐसी नदी जिसका प्रवाह पश्चिम से कहां हो? सॉरी, पूरब से कहां हो? जिसका प्रवाह पूरब से कहां हो? पश्चिम। उसका निचला तट क्या होता है? निचला तट क्या होगा? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, नहीं तो कल को पता चला धोखा हो जाएगा, पड़ी हुई चीज गलत हो जाएगी। तो यमुना नदी गंगा में मिलती है किस तट पे? दाएं कि बाएं? ध्यान रखिए, चंबल एक नदी मिलेगी। कौन सी? चंबल। चंबल के बाद कौन सी? सिंध। चंबल के बाद सिंध। उसके बाद कौन सी? बेतवा। चंबल सिंध बेतवा के बाद केन। कौन सी नदी? केन। और केन के बाद गंगा में एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? टोंस। क्या नाम है? टोंस है। बस बस ध्यान रखिए, टोंस गंगा की सहायक है। यहां पे हम लिख दे रहे हैं गंगा, टोंस के साथ लिख दिए गंगा। ये वाला फिगर ड्रा कर लीजिए तुरंत तेजी से। दरअसल फिगर ड्रा करने के लिए हम इसलिए बोले, याद नहीं करना होगा, फिर दिमाग में अपने आप छप जाता है। चंबल सिंध बेतवा और केन, चंबल सिंध बेतवा और केन, चंबल सिंध बेतवा और केन। पश्चिम से हम कहा जा रहे हैं? पूरब। पश्चिम से कहा? पूरब। पश्चिम से हम जा रहे हैं पूरब। और इसमें क्या दिया है? पश्चिम से क्या दिया है? पूर्व। तो सबसे पहले क्या होगा? चंबल। चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद बेतवा, बेतवा के बाद केन। 4 3 1 2 कहां बनाइए? हो गया? कहां हो गया? पीछे। ओ, अरे तो हम इसमें फिर लिख देंगे कुछ। हो गया? और क्या कुछ? बहुत सारी बात है यार, मतलब बताएंगे तो बहुत हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु यानी AMW, सुनो जी, सुनो सब लोग, देखो क्या दिया है? AMW। क्या दिया है? क्या दिया है? AMW। यम से क्या होता है? मानसून। यम फॉर, अरे यम फॉर क्या होगा? यम फॉर क्या होगा? मानसून कहां से टकराता है? कहां से? कहां से? लगाइए उत्तर। हो गया? ये तो याद करके बैठे हैं आप लोग, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना? जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इनकेस दिक्कत हो रही है तो आज के बाद नहीं होगी फिर। देखिए ये हिस्सा है ये वाला, ठीक है। हम कहते हैं यहां वाली जलवायु का नाम क्या है? AMW। क्या नाम है? AMW। क्या नाम है? AMW। यम फॉर क्या होता है? मानसून। यम फॉर, यम फॉर क्या होगा? यानी जहां से मानसून प्रवेश करेगा वहां की जलवायु क्या है? AMW। इधर की तरफ आते हैं A और S। क्या है? A और
एस। यस फॉर क्या है? श्रीलंका। यस फॉर क्या होगा? यानी श्रीलंका के पास की जलवायु को हम क्या बोलेंगे? एस। क्या बोलेंगे? श्रीलंका के पास की जलवायु को हम बोलते हैं ए और एस। क्या बोलेंगे? ए और एस। ध्यान रखिएगा, ऐसी जलवायु जो मरुस्थल की शुरुआत कहां से होती है? बी से। किससे शुरुआत होती है? बी से। किससे होती है? बी से। बंजर का नाम सुना है? बंजर भूमि को ही तो मरुस्थल कहते हैं। और ध्यान रखिए, जहां की शुरुआत ही बंजर से हो तो वहां पर भूमि या जलवायु कैसी किससे होगी? तो बी से शुरू, यानी BHSW या BSHW जलवायु यहाँ की होती है। यानी बी से शुरू होने वाली हर जलवायु कहाँ की है? राजस्थान की। कहाँ की? राजस्थान की। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर आते हैं, यहां पर कहां पर? आंध्र प्रदेश के पास। कहां पर? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पास क्या है जी? ए और क्या है? डब्ल्यू। ए और क्या है? डब्ल्यू। ए और क्या है? डब्ल्यू। ए से आंध्र प्रदेश और डब्ल्यू से विशाखापत्तनम। ए से आंध्र प्रदेश और डब्ल्यू से विशाखापत्तनम। तो आंध्र प्रदेश और विशाखापत्तनम की जलवायु क्या है? ए और डब्ल्यू। अब बढ़ो आगे, आगे बढ़ेंगे तो सबसे ऊपर क्या है? एवरेस्ट है। क्या है? एवरेस्ट। सबसे ऊपर क्या है? एवरेस्ट। यानी ई टाइप की जलवायु कहां है? भारत में सबसे ऊपर है। ध्यान रखिएगा। और जरा से इसके नीचे बढ़ेंगे, उत्तराखंड के अंदर ई और क्या है? टी है। ई और टी। ई टी से भी एवरेस्ट होगा। और जब हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो ध्यान देना, रेलवे का एक कॉरिडोर गया है जो मध्य भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ रहा है। उसका नाम है DFC। क्या नाम है? डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। और वो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का नाम ही जलवायु के नाम पे पड़ा, तो यहाँ की जलवायु का नाम क्या है? DFC। क्या नाम है? DFC। अब तो क्लियर है ना? यानी अरुणाचल प्रदेश की जलवायु को हम क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश की जलवायु। और ध्यान रखिएगा, कोरोमंडल तट की जलवायु को हम क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट की जलवायु। और ध्यान रखिएगा, प्रश्न करेगा मालाबार की जलवायु को हम क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, रेगिस्तानी जलवायु का नाम क्या है? और प्रश्न करेगा पर्वतीय जलवायु कौन सी है? अर्ध शुष्क जलवायु कौन सी? अर्ध पर्वतीय जलवायु कौन सी है? अर्ध पर्वतीय। ध्यान रखिएगा। और CW और G क्या होता है? CW और G। CW और क्या होगा? G। C फॉर क्या है? सेंटर। C फॉर सेंटर, यानी बीच की जलवायु को हम बोलेंगे CW और G। बिहार की जलवायु कैसी है? CW और G। हो गया? यही था ना? ये सब वर्गीकरण कौन दिया था? कोपेन ने। कौन दिया? सारा वर्गीकरण किसका है? कोपेन का है। बना लिए सब लोग? बनाइए। तरीका देखिए, यही गड़बड़ होता है यहां से, नहीं गड़बड़ होता है। AS लगाएं कि AW लगाएं? W से विशाखापत्तनम, यस से क्या है? श्रीलंका। ठीक है, अब उत्तर गलत नहीं करिएगा। दिया है प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। चक्रवात और प्रति चक्रवात। चक्रवात और प्रति चक्रवात लिखिएगा। एक तो होता है साइक्लोन और दूसरा एंटी साइक्लोन। एक तो है चक्रवात, लिखिएगा चक्रवात, और दूसरी तरफ लिखिएगा प्रति चक्रवात। चक्रवात और दूसरी तरफ प्रति चक्रवात। एक तरफ चक्रवात और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? प्रति चक्रवात। चक्रवात और प्रति चक्रवात, साइक्लोन और ध्यान रखिएगा एंटी साइक्लोन, चक्रवात और प्रति चक्रवात। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पृथ्वी का केंद्र हो गया। पृथ्वी का क्या हुआ? पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी का ये क्या हुआ? केंद्र हुआ। पृथ्वी के केंद्र में ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में हवा कैसी हो? गर्म हो कि ठंडी? हवा कैसी हो? गर्म हो? कंफर्म है आप लोग? चक्रवात और प्रति चक्रवात। पृथ्वी के केंद्र में हवा ठंडी हो या गर्म हो? एक बार थोड़ा सा छोड़िएगा, 2 मिनट के लिए ना, आएंगे इस पे। आगे प्रश्न दिया है, सूची 1 को 2 से मिलान करिए। अरावली एक प्रकार का कैसा पर्वत है? अवशिष्ट है। अरावली कैसा है? अवशिष्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट कैसा है? ब्लॉक पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। माउंट कोटोपेक्सी कैसा है? ज्वालामुखी। माउंट कोटोपेक्सी कैसा है? आल्पस पर्वत कैसा है? वलित पर्वत। आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत की अवस्थिति आप कहां देख पाते हैं? इटली के ऊपर। कहां है? इटली के ऊपर। इटली के कहां? ऊपर। माउंट कोटोपेक्सी कहां पे है? इक्वाडोर में। कहां पर? इक्वाडोर में। माउंट कोटोपेक्सी कहां पे? इक्वाडोर। और ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर? जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर? जर्मनी। अरावली कहां पर? भारत। अरावली कहां पर? भारत। उत्तर क्या होना चाहिए? 2 के बाद क्या होगा? 4।
2 के बाद 4, 2 के बाद 4, एक और 3। बनाइए इसको। हिमालय कैसा पर्वत है? हिमालय, हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत। ध्यान दीजिएगा, अगर हम वलित पर्वत की बात करते हैं, वलित पर्वत, तो हिमालय इसमें आएगा। हिमालय, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत। प्रश्न करेगा एंडीज कैसा पर्वत है? वलित पर्वत। रॉकीज कैसा पर्वत है? वलित पर्वत। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत। और ध्यान रखिएगा अपलेसियाना। अगला जूरा एक पर्वत है, जूरा, ये भी कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। ध्यान दीजिएगा। हाँ, प्रश्न करेगा अवशिष्ट पर्वत कैसा पर्वत? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत के बारे में पूछेगा तो अरावली कैसा पर्वत है? अरावली, अवशिष्ट पर्वत। प्रश्न करेगा अपलेशियन कैसा पर्वत है? अपलेशियन, अपलेशियन भी कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। प्रश्न पूछेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कैसा पर्वत है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कैसा पर्वत है? तो वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी एक प्रकार का कैसा पर्वत है? तो वलित पर्वत। उत्तर क्या लगाए हैं? बी। आगे बढ़े ना। आगे प्रश्न दिया है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में कथनों में कौन सा गलत है? गलत ढूंढना है। यह एक काल्पनिक रेखा है, ठीक लग रहा है बात? सही है ना? यह एक काल्पनिक रेखा है, बात सही है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी गई है, बात सही है। बेरिंग सागर में रेखा का झुकाव किधर किया गया है? पश्चिम की तरफ। कहां पर? अच्छा, बेरिंग सागर सुने हैं आप लोग? देखे हैं? फोटो में भी नहीं देखे हैं? फोटो में, ठीक है। बेरिंग जल संधि सुने हैं? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका देखे हैं? अलास्का देखे हैं? अलास्का, उत्तरी अमेरिका, अलास्का के पास, अलास्का और रूस के बीचों बीच में एक जल संधि है जिसका नाम क्या है? बेरिंग, बेरिंग जल संधि। और उस बेरिंग जल संधि के नीचे वाले सागर को, ऊपर वाले सागर को हम क्या बोलते हैं? ऊपर सागर के नीचे, नीचे वाले सागर को बेरिंग सागर क्या बोलते हैं? बेरिंग सागर। वहां से जब मानक समय रेखा गई है तो उसको थोड़ा सा कर्व कर दिया गया है, मोड़ दिया गया है। दरअसल नहीं मोड़ा गया होता तो पूरी रेखा समंदर से जाती। कहा गया पूरी रेखा समंदर से जाएगी तो समय का निर्धारण करने में दिक्कत होगा, क्योंकि कोई ना कोई एक समय किसी न किसी राज्य या फिर द्वीप का या फिर किसी देश का होना ही चाहिए। तो उस कंडीशन में रेखा को पश्चिम की तरफ मोड़ा गया। दिया है 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। बात अपने आप में क्या है? गलत है। भाई यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, कहां पर? तो ध्यान दीजिएगा, अक्षांश पर नहीं मोड़ी गई है, बल्कि किस पर मोड़ी गई है? तो देशांतर पर मोड़ी गई है। देशांतर, देशांतर रेखा है जो पश्चिम की तरफ मोड़ी गई है। और कौन सी देशांतर? 141 डिग्री पश्चिमी की पूर्वी पश्चिमी देशांतर रेखा, ठीक है, जिसको क्या करा गया है? मोड़ दिया गया है, मोड़ा गया है, मोड़ा गया है। ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे पश्चिम 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी गई है। पश्चिम की ओर नहीं मुड़ी है, पूर्व की ओर मुड़ी है। इसको डायरेक्ट देखिए याद करना होगा ना, इसके पीछे का कंसेप्ट फिर पूरा वर्ल्ड मैप बना के बताना होगा। फिलहाल नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। बात अपने आप में क्या है? सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, गलत कौन सा है? सीधे सीधे याद करिएगा, हम तो ये कहेंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कभी दोबारा नहीं आना है, मेरा मानना है। हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, विश्व और भारत की मानक समय रेखा, विश्व की मानक समय रेखा और भारत की मानक समय रेखा। विश्व की मानक समय रेखा और भारत, भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री से है? 6.5 पूर्वी की पश्चिमी, पूर्वी देशांतर, ध्यान रखिएगा, पूर्वी देशांतर। और विश्व की मानक समय रेखा 0 डिग्री पश्चिमी की पूर्वी, 0 डिग्री देशांतर। ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कोई भी नागरिक जो 25 साल या उससे ज्यादा का है राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। बनेगा? नहीं। कितना साल चाहिए? 30 साल। कितना साल चाहिए? 30 साल। आगे, यानी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। एक क्या है? गलत। ढूंढना क्या है हमें? सही। एक क्या है? गलत है। एक क्या है? गलत। सही उत्तर लगेगा। बना लीजिएगा। आप सुनिए, राज्यसभा में 238 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। अरे दूसरा सही लगाया है। अब सुनिए, कंक्लूजन निकालते हैं इसका। ऐसे ना निकलेगा, निकलेगा ऐसे। सदस्य की कुल संख्या कितना? 200। सदस्य कितना? 250। 250 सदस्य की संख्या कुल है, कुल है। लेकिन अभी फिलहाल जो संचालित सीट है, फिलहाल संचालित सीट की संख्या कितनी है? 245। इस 245 में 12 क्या है? मनोनीत। 12 क्या है?
मनोनीत है और 233 क्या है, निर्वाचित हैं। क्या है, 233 क्या है, निर्वाचित। हमने कितना सीट छोड़ रखा है, 5। कितना सीट छोड़ा है, 5। कल को अगर हमें अपॉइंट करना हो 5 सीट को तो यहीं पे जोड़ेंगे, यानी ओवरऑल निर्वाचन होने की संख्या कितनी है, समझ गए सब लोग, ठीक है। यानी स्टेटमेंट दूसरा हमारा क्या है, सही है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें 1/3 सदस्य हर 1 साल पे, कितने साल पर, 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी स्टेटमेंट क्या है, गलत। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल हो। चलिए बढ़ेंगे आगे। राज्यसभा का चुनाव कौन करेगा, तो विधानसभा के सदस्य को। आगे प्रश्न दिया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है। हमें गलत ढूंढना है। क्या ढूंढना है, गलत। हमें ढूंढना है गलत, जरा ध्यान दीजिएगा। गलत ढूंढना है, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल तक वकालत कर चुका हो। बात क्या है, बात अपने आप में क्या है, सही है। किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के तौर पे 5 साल नहीं भैया, कितना साल, यानी स्टेटमेंट सी क्या है, गलत। बाकी राष्ट्रपति की नजर में तो अच्छे होने ही चाहिए, सब होते हुए भी राष्ट्रपति की नजर में अगर खराब रहेंगे तो नहीं करेगा फिर वो फोन। आगे प्रश्न दिया है कि धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। विचार करिए, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई धन विधेयक संसद में पेश नहीं होगा। बात ठीक है, एकदम ठीक है, सरासर सही बात है। और हमें ढूंढना क्या है, सही ढूंढना। यानी कि हमारा एक उत्तर सही हो सकता है, ये सही हो सकता है क्या, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। बाकी सी हो सकता है और डी हो सकता है। आगे आइए। राष्ट्रपति प्रमाणित करता है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। भाई राष्ट्रपति नहीं करेगा, कौन करेगा, लोकसभा का, हाँ, प्रमाणित करने का काम करता है लोकसभा का स्पीकर। इसको प्रमाणित करता है कि सही है या फिर नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत। हमें ढूंढना है सही, दूसरा क्या है, गलत। दूसरा क्या है, गलत, यानी सही क्या है, सी होगा। बनाइए, हो गया। यदि केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। बात क्या है, सही है। धन विधेयक केवल और केवल कहां आएगा, लोकसभा। क्या इस पर संयुक्त अधिवेशन होगा, धन विधेयक पर कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन में हमेशा प्रभाव किसका होता है, लोकसभा, इसलिए इस पर ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर धन विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं करती है तो मान लिया जाता है कि विधेयक स्वतः क्या है, पारित। बना लेंगे इतना भैया, ध्यान दीजिएगा, उत्तर लगा लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा सी। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम धन विधेयक की बात करते हैं, धन विधेयक, अगर हम धन विधेयक की बात करते हैं, धन विधेयक से संबंधित प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में करा गया है, आर्टिकल किसमें, 109 में। धन विधेयक के लिए विशेष प्रावधान की बात किसमें करा गया है, अरे 110 में। और धन विधेयक की परिभाषा कहां पे दी गई है, परिभाषा कहां, आर्टिकल 110 में। बना लेंगे ना। विधेयक कई प्रकार के हैं, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 110, आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112, आर्टिकल 113, आर्टिकल 114, आर्टिकल 115, आर्टिकल 116 और आर्टिकल 117। ये सभी अपने आप में वित्त से संबंधित विधेयक है, यानी धन से संबंधित सब विधेयक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 110 में कहा गया धन विधेयक, किसकी बात किया गया, आर्टिकल 110 में किसकी बात की गई, धन विधेयक। आगे आर्टिकल 111 में किसकी बात किया गया, इसमें वीटो की बात किया गया, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। बस देखो यही आ गया है, थोड़ा सा गैप क्रिएट करता है, बाकी सब वीटो ही है। 112 में कहा गया वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या कहा गया, वार्षिक वित्तीय विवरण, किसकी बात करेगी, वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 में कहा गया प्राक्कलन विधेयक, क्या कहा गया, प्राक्कलन विधेयक, किसकी बात किया गया, प्राक्कलन विधेयक। और 14 में क्या कहा गया, विनियोग विधेयक, क्या कहा गया, विनियोग विधेयक। 115 में क्या कहा गया, क्या कहा गया, लेखानुदान। पहले क्या मांगेंगे, अतिरिक्त, क्या मांगेंगे, अतिरिक्त अनुदान की बात की गई। 116 में किसकी बात की गई, लेखानुदान। 117 में किसकी बात की गई, वित्त विधेयक, किसकी बात की गई, वित्त विधेयक की बात की गई। ध्यान दीजिएगा इन सभी अनुच्छेदों को। आगे देखिए, प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है कि कथनों पर विचार करिए। राज्य वित्त आयोग एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है, बात सही है क्या, राज्य वित्त आयोग एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसकी बात आर्टिकल 243 के क्लास नंबर आई में किया गया है। और संविधान के किस भाग में करा गया, तो भाग 9 में किया गया है, इसलिए एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। और इसके लिए बकायदे संविधान में संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन करा गया था बताएंगे, 73वां, कौन सा,
अरे राज्य वित्त आयोग का गठन किस संशोधन के तहत किया गया था? संघीय वित्त आयोग पंचायत को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, नहीं कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। बात क्या है? सही है, लेकिन किसी भी तरह से संघीय वित्त आयोग पंचायत को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि कौन सा वित्त आयोग बना है? तो राज्य बना है। कथन दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण। आगे प्रश्न दिया है कि बांग्लादेश के संबंध में रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या है ना? एकदम है। तस्करी और अवैध प्रवासन भी है, तब चला आता है वोट के समय। अब देखो बिहार में सब आएगा। सिंधु नदी जल विवाद ये किसके साथ है? पाकिस्तान। क्या बांग्लादेश के साथ ऐसा कोई विवाद नहीं? हाँ, बांग्लादेश के साथ विवाद काहे नहीं है? तीस्ता विवाद। कैसा विवाद है? तीस्ता विवाद। बांग्लादेश के साथ सिंधु नहीं बल्कि तीस्ता है, और चीनी हस्तक्षेप में वृद्धि तो हुई रहती है। ध्यान रखिएगा। क्या है सही उत्तर? 1, 2 और 1, 2 और क्या होगा? 4 होगा। 1, 2 और 4, यही सही है। छूट गया होगा। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित मूल्यों में से कौन सी एक विशेषता भारत के संविधान की प्रस्तावना से प्रस्तापित नहीं होती? न्याय की बात किया गया है, एकदम किया गया है। व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात की गई है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आर्थिक और सामाजिक समता, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई, लेकिन समता की बात नहीं की गई है। ध्यान रखिएगा, इसकी बात इसमें नहीं की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समता की बात नहीं, बल्कि इसके न्याय की बात की गई। उत्तर क्या होगा? आगे प्रश्न दिया है, मध्य प्रदेश की वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 24 से 25 फरवरी को किस शहर में आयोजित किया गया? भोपाल के अंदर। कहां पर? भोपाल में। तो बना लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ाया गया? कौन? वी आनंद नागेश्वर। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी आनंद नागेश्वर। और ध्यान रखिएगा, आर्थिक समीक्षा या आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण भारत का और किसका? बिहार का। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कब आया था? 31 तारीख जनवरी। और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे कब आया था भैया? बिहार का इकोनॉमिक सर्वे कब? 28 फरवरी। कब आता है? 28 फरवरी को आता है। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे इस वर्ष 28 फरवरी को आया था। आगे प्रधानमंत्री मोदी फरवरी 2025 में पेरिस के फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ किस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करेंगे? अच्छा सुनिए, उत्तर क्या होगा? एआई कार्यवाही शिखर सम्मेलन, एआई पर आधारित सम्मेलन पूछा भी था। एआई पर आधारित सम्मेलन बीपीएससी ने पूछा था। आयोजन कहां पर? पेरिस के। ध्यान रखिएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने किसके साथ किया है? ब्रिटेन। किसके साथ? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने के लिए घोषणा कर दिया है? कहां से बाहर निकलेंगे? कहां से? WHO से। क्या बना लीजिएगा। सुनिए, लाइन लगा है यार। WHO, यूनेस्को और एक और है इन्वायरमेंटल साइंस। अच्छा हाँ, यही तो है इन्वायरमेंटल साइंस। इन दोनों से अमेरिका क्या हो गया है? बाहर है। अमेरिका क्या है? बाहर। उत्तर लगा लीजिएगा WHO। आगे प्रश्न है कि फरवरी 2025 को मुंबई में बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर। उत्तर लगा लीजिएगा सीधे, और कोई इसमें विशेष बात नहीं है। हाँ, आगे आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के लिए वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी में अनुमानित वृद्धि क्या है? 6 पॉइंट कितना? 4। अनुमानित जीडीपी में वृद्धि कितना? 6.4 है। 6.4 अनुमानित वृद्धि का प्रयास किया जाएगा, कहा गया आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में। आगे प्रश्न दिया है कि 28 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए 38वें राष्ट्रीय खेल का विषय क्या है? विविधता में एकता, डिजिटल इंडिया, सभी के लिए खेल या ग्रीन गेम्स? क्या है? ग्रीन गेम्स। 38वां और 39वां, 38वां और 39वां। अगर हम बात करते हैं 38वां की और बात करेंगे 39वां, तो भैया 38वां नेशनल गेम और 39वां। 38वें अगर राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे, 38वां राष्ट्रीय खेल, तो इसका आयोजन कहां पर? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड। और इसमें कौन जीता? इसमें विजेता कौन रहा? सेना की सर्विस टीम। कौन सी टीम? सेना। विजेता कौन रहा? सेना की सर्विस टीम। 39वां गेम कहां पर? मेघालय। 39वां कहां पर? मेघालय में होगा।
होगा मेघालय में, ध्यान दीजिएगा। 38वें गेम का आयोजन पूछ दिया था 18 तारीख वाले पेपर में, था ना? 18 मई एग्जाम में पूछ दिया था इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 28 जनवरी से। कब से? 28 जनवरी से लेकर कब तक? 14 फरवरी तक किया गया। ये सवाल ये पूछा था ये। आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया है कि भारत पोल पोर्टल का संबंध, भारत पोल का संबंध किससे हो जाएगा? आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, यही होगा उत्तर। और भारत पोल की अगर हम बात करते हैं, भारत पोल बताया था आपको हमने, गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय के साथ कौन है? सीबीआई। गृह मंत्रालय और सीबीआई एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम भारत पोल पोर्टल। सीबीआई की स्थापना कब? 1900। हेडक्वार्टर कहां पर? सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद। कौन हो जाएंगे सीबीआई के अध्यक्ष? कौन? प्रवीण। गृह मंत्री कौन? गृह मंत्री कौन होंगे? अमित शाह। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी कौन? बना लेंगे। चलिए आगे प्रश्न दिया है भारत विभाजन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। बात क्या है? सही है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। कहा कि 2 राष्ट्र बनेंगे, एक तो इंडिया बनेगा और दूसरा कौन बनेगा? पाकिस्तान बनेगा। द्विराष्ट्र का समर्थन किसने किया था? महात्मा गांधी ने नहीं किया था। धर्म के आधार पर 2 प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। बात क्या है? पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, ध्यान दीजिएगा। ये भी अपने आप में क्या है? सही है, सही है। दिया है विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि 2 देश के बीच आबादी का भी अदला बदली होगा। ऐसा कुछ कहा गया था? नहीं भैया, आबादी की अदला बदली की कोई बात नहीं की गई थी। वो तो लोग भागने लगे पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान। जिन्ना ने कहा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया और कहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को काटना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ठीक है, देखें गदर मूवी देखे हैं? ट्रेन अमृतसर से गई लाहौर, लाहौर से आई अमृतसर, यहां से ट्रेन कट कर गई, मुसलमान कट कर गए उसमें। जब वहां से ट्रेन आती थी उसमें हिंदू कट कर आते थे। इसी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहा गया था। और इसकी घोषणा किसने करा था? जिन्ना ने करा था। कहा था कि भैया जिसको प्रेम नहीं हमारे देश से, हमारे देश में रहकर विरोध करेगा, इसको अपने देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब इसके एक आह्वान पर मुसलमान क्या करने लगे? सबको काटना शुरू। ये सब बहुत बेकार हुआ था उस समय। चलिए आगे। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण के वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाते हैं? कौन से हिस्से से? रंध्र भाग से। रंध्र भाग को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलेंगे? पौधे के रंध्र भाग को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलेंगे? स्टोमेटा बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। बात सही है क्या? बात सही है। राष्ट्रपति अपने इस त्यागपत्र की सूचना प्रधानमंत्री को कहें देंगे यार? ध्यान दीजिएगा, उत्तर कौन सा सही है? केवल। आगे प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बशाड़ करता है निगाली रामपुरवा या रुम्मीदेई? कौन करेगा? कौन करता है? रुम्मीदेई। रुम्मीदेई कहां पे है? नेपाल में। कहां पर? नेपाल में। रुम्मीदेई स्तंभ पूछेगा तो कहां पर हो जाएगा? नेपाल के अंदर। ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन के एहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर में, या कुमार गुप्ता के करमंदता में, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में? कहां पर? अंदाजा तो लगाए होंगे यही उत्तर, लेकिन गलत है। फिर पुलकेशिन द्वितीय के किस अभिलेख में? एहोल अभिलेख में। पुलकेशिन के एहोल अभिलेख में इस तरह की बात की गई। ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण कहा गया? कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा गया? संक्रमण तत्व कहा गया। ध्यान दीजिएगा। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा गया। ये रहा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे, और जो ये नीचे आप ब्लॉक बना हुआ देख पा रहे हैं, ये कौन सा ब्लॉक है? यह ब्लॉक है। ये ब्लॉक कौन सा है? यस है। ये कौन सा है? डी। और ये कौन सा है? पी। प्रश्न करेगा कि धातु, प्रश्न करेगा धातु, उपधातु, धातु, उपधातु और अधातु, ये सभी कहां पे हैं? पी ब्लॉक में। केवल और केवल क्या? धातु। केवल और केवल धातु किस ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में। संक्रमण तत्व किसमें है? संक्रमण। संक्रमण तत्व भी किसमें है? डी ब्लॉक। लोहा संक्रमण ही है, जहां जाएगा रिएक्ट कर लेता है। ऐसा तत्व जो जहां जाए वहां रिएक्ट कर ले उसे हम क्या बोलते हैं? संक्रमण। यस ब्लॉक के अधीन क्या है? तो इसमें धातु है और इसमें क्या है? अधातु। धातु और अधातु। और सभी प्रकार के विस्फोटक कहां आते हैं?
भैया ध्यान रखिएगा, सभी विस्फोटक को हम कहां पे रखते हैं भैया? ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में? या ब्लॉक। बना लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा कौन सा? अच्छा, संक्रमण तत्वों को कहां से कहां तक विस्तारित करा गया है? तो ध्यान रखिएगा 3 से कहां तक? 3 से कहां तक? 12। आगे प्रश्न दिया है कि टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। गलत बात है। ये स्थापित एक तो डिंडीगुल में हुआ, डिंडीगुल में और कहां पे हुआ? तो मद्रास में। कहां पर? मद्रास में, न कि श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम की राजधानी पर केवल कब्जा किया था इन्होंने, यानी उत्तर स्टेटमेंट 3 क्या है? गलत। अपने 2 बेटों के बंधक का स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार। बात क्या है? क्या दिया है? 1 2 और क्या होगा? 4। लगाइए भैया उत्तर। क्या? ओ, उत्तर ए और क्या होगा? सी होगा। लगा ली, कोई दिक्कत नहीं, हम भेज देंगे वहां पे। आगे प्रश्न दिया है कि गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां प्रस्तावित किया गया? कहां पे प्रकाशित किया गया था? पूना में। कहां पर? लगाइए, सीधे उत्तर लिख लीजिएगा, पूना। और महात्मा गांधी की बात करेंगे, गांधी का जन्म कब होता है? 1800। कब पढ़ने गए थे? 1800। लंदन से वापस लौटे 1800। अफ्रीका गए 1800। भारत लौटे 1915। अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और साबरमती आश्रम बनाया 1916। चंपारण सत्याग्रह 1917। अहमदाबाद 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918। रोलेट सत्याग्रह 1919। खिलाफत 1919। असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग को रद्द कर दिया 1922। बेलगांव में भाग लिया 1924। ध्यान दीजिए, दांडी यात्रा किया 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा को रद्द कर दिया 1934। ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और गांधी की मृत्यु 1948। गांधी का चैप्टर सबसे आसान। चलिए बना लीजिएगा उत्तर। आगे प्रश्न दिया है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल अधिवेशन स्थल में से कौन सा मैदान ठीक है? लॉर्ड इरविन ने भागे नहीं लिया था कभी, विलिंगटन ने भाग लिया था, एकदम यही था। और सत्येंद्र सिन्हा इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्यों? बंबई अधिवेशन 1915 सत्येंद्र सिन्हा की अध्यक्षता में अधिवेशन को बुलाया गया था और इसमें एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था जिसका नाम क्या है? विलिंगटन। बना लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा बी। और याद भी रखिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, तिलक या दयानंद? कौन? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती। 1875 समाज कौन सा? आर्य समाज 1875। और भैया ध्यान रखिएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद को स्वामी जी की उपाधि कौन दिया था? खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने। तिलक की बात करते हैं, केसरी और मराठा पत्रिका निकालने वाले तिलक। गीता रहस्य रचना किसकी है? तिलक की। और भारतीय शांति का जनक कौन? तिलक। और किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल। 1815 में कौन सी सभा? आत्मी सभा। 1828 में ब्रह्म समाज। 1829 में सती प्रथा का अंत। राजा की उपाधि देने वाले अकबर द्वितीय। और बंगाल के शासक मुर्शिद कुली खां और जफर खां एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान कि मुर्शिद अली खां, अच्छा जारी फरमान यही होगा कि मुर्शिद अली खां और जफर खां ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्यान करना। यही उत्तर क्या होगा आपका? सही होगा। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि अंग्रेजी यानी बीईआईसी का मैग्ना कार्टा पेश किया गया। मैग्ना कार्टा पेश किया गया किसके द्वारा? फर्रुखसियर द्वारा। किसके द्वारा? फर्रुखसियर द्वारा इसका मैग्ना कार्टा पेश किया गया। और कहते हैं कब पेश करा गया? 1717 में। 1717 और महज 3000 रुपया लेकर बंगाल को टैक्स फ्री किया गया और महज 10,000 रुपया लेकर किसको? गुजरात को क्या कर दिया? टैक्स फ्री कर दिया इन्होंने। ध्यान दीजिएगा, तो बना लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि अंग्रेजों का मुर्शिद कुली जफर खान पर हमला
मुर्शिद कुली जफर खान पे हमला अंग्रेज काहे करेंगे, बताइए। अच्छा एक सेकेंड, जफर खान पे हमला नहीं, हमला विवाद का कारण नहीं था भैया। आगे दिया है दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसकी रचना दरारी उद्भव से, दरारी नहीं दरारी केंद्रीय उद्भव से हुई है। स्टेटमेंट एक गलत है, बाकी सभी क्या है सही। दरारी उद्भव नहीं, दरारी केंद्रीय उद्भव कहते हैं। अगर दरारी उद्भव से हुई होती तो पश्चिमी घाट का निर्माण नहीं होता। ध्यान दीजिएगा। आगे निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। पश्चिम से हमें कहां जाना है, पूरब। पश्चिम से हमें जाना है पूरब। सबसे पहले किसको रखेंगे, महादेव श्रेणी को रख सकते हैं ना। महादेव श्रेणी के बाद क्या है, मैकाल है। मैकाल के बाद छोटा नागपुर है। उसके बाद क्या है, खासी है। उत्तर क्या हो सकता है भैया, क्या होगा, 1 2 3। अच्छा हाँ, 1 2 3 और 4। आगे प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में गलत है। गोदावरी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर के पश्चिमी घाट से होता है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां मंजीरा, प्राणहिता और इंद्रावती और सबरी है। प्राणहिता वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनती है। बात क्या है, सही दिया है। प्राणहिता नदी वर्धा नदी, पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनी है। यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्यों से होते हुए प्रभावित होती है। बात क्या है, गलत है, यही गलत है। और किसको रखें, तेलंगाना को रख दें इसमें। तेलंगाना भी है इसमें और यनम भी है। क्या है, यनम का मतलब इसमें कौन जुड़ गया, पांडिचेरी भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूछा था कि कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी गोदावरी नदी के रास्ते में पड़ता है, कौन, पांडिचेरी। कौन पड़ेगा, बहुत लोग गलत कर दिए थे, लगा दिए थे दमन और दीव। लगा कि महाराष्ट्र में, लगाओ इसी को। उत्तर दिया है कि दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात एनपीके। एनपीके ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी सवाल है। एन पी और के, एन पी और के। एन का मतलब नाइट्रोजन, एन का मतलब, पी का मतलब क्या होगा, फास्फोरस, और के का मतलब पोटेशियम। के का मतलब पोटेशियम। इनका अनुपात कितना है, तो 1 2 और 2 का अनुपात है। 1 2 और 2 का अनुपात, यानी उत्तर ए लगा लीजिएगा। और सभी मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखने में सहायक है। और आगे प्रश्न की समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया गया। भैया जरा ध्यान दीजिएगा, समष्टि क्या हम बोल रहे हैं, समष्टि। समष्टि और एक क्या होता है, व्यष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र, अगर अर्थव्यवस्था का आकलन, अगर ध्यान रखिएगा, अगर ओवरऑल किया जाए अर्थव्यवस्था का आकलन, ओवरऑल यानी विस्तृत क्षेत्र पर किया जाए तो समष्टि, और एक व्यक्ति की अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाए तो क्या होगा, एक व्यक्ति की इकोनॉमी का आकलन क्या कहलाएगा, व्यष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र को देने वाले कौन थे, कौन थे, कौन थे। और ध्यान रखिएगा, समष्टि अर्थव्यवस्था को कौन दिया था, मेनार्ड किन्स ने दिया था ना, मेनार्ड किन्स ने इसको दिया था। और व्यष्टि इकोनॉमी को देने वाले कौन थे, बस ये वाला, ठीक पूरा। चलिए उत्तर लगा लीजिएगा, हो गया। ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल ने किसकी खोज करा है, व्यष्टि। अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, व्यष्टि। क्या होगा, व्यष्टि। राजकोषीय नीति आती है क्या, एकदम आएगी। मौद्रिक नीति आती है क्या, एकदम आती है। हम बात किसकी कर रहे हैं, समष्टि। किसकी बात कर रहे हैं, समष्टि। अगर समष्टि नहीं होता तो ना राजकोषीय नीति होती, ना ही मौद्रिक नीति। मुद्रास्फीति भी आएगी, सरकारी बजट भी आएगा। उत्तर क्या है, आगे। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन एकत्रित करता है, रिजर्व बैंक और कौन, सांख्यिकी संगठन। उत्तर क्या होगा, ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है कि भारत सरकार ने नीति आयोग, जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन करता है, नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कहां है, बी नंबर है, लगा लीजिएगा। स्थापना कब होती है, 1 जनवरी को। कब, 1 जनवरी सन 2000 कब, 15। आगे प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आता है 87 में, साक्षरता मिशन 88 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, और साक्षर भारत मिशन आता है सन 2009 में। कब आता है, सन 2009 में। यही गलत है, बाकी सब सही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय लाया गया था। और आगे प्रश्न दिया है कि पौधे और जंतु में
कार्बोहाइड्रेट का संचालन किस रूप में होता है? सेलुलोज और ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में। उत्तर क्या होगा? स्टार्च और किस में? बनाइए, उत्तर है बी। आगे प्रश्न दिया है, केवल लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, कोशिका, भित्ति और झिल्ली पे। भाई झिल्ली और भित्ति का मतलब केवल 2, एनिमल और क्या हुआ? प्लांट हुआ, बस 2 ही है ना, एनिमल और प्लांट। कोशिका, भित्ति, केंद्रक, झिल्ली और पोषण की विधि पर, या फिर कोशिका, भित्ति, पोषण की विधि और उत्सर्जक पर, या कोशिका, झिल्ली, केंद्रक, झिल्ली और प्रजनन विधि पर। किस पर हुआ था? प्रजनन विधि पर। ध्यान दीजिएगा, पंचजगत वर्गीकरण में प्लांट आया, क्या आया? प्लांट के साथ कौन आया? एनिमल। प्लांट के साथ एनिमल, उसके बाद प्रोटिस्टा के बाद मोनेरा, उसके बाद फंगई। ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है, क्या बोल रहे हैं? पोषण की विधि होगा, प्रजनन की विधि ज्यादा सटीक उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो उत्तर डी है। आगे प्रश्न दिया है, ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में सन 2009 में हुआ था, बात सही है क्या? दिया है, ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब तथा यूएई को ब्रिक्स में शामिल करने का निर्णय लिया गया। बात अपने आप में क्या है? लगाइए, उत्तर सही है। और ब्रिक्स की बात करते हैं, ब्रिक्स का सम्मेलन अभी रिसेंटली का मतलब सन 2025 वाला, कहां पर? ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील। आगे प्रश्न, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या रहे? शून्य रहे। यानी हर सप्ताह में गणना करने पर दर हमेशा क्या मानी जाए? शून्य मानी जाए। क्या चीज? अच्छा, 66 का। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2009 के अंतर्गत हुआ। कहां पे हुआ था? एक सेकेंड, कब का पूछ? ओ, 2009 का पूछा है। हाँ, एक सेकेंड थोड़ा ध्यान देना। ब्रिक्स की जो समिट है, ब्रिक्स की समिट, ये सन 2009 वाली, ये कहां पर? जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ था। हाँ ठीक है, एकदम सही बात, जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ था। जोहान्सबर्ग का मतलब रियो डी जेनेरियो उत्तर नहीं होगा। हाँ, पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो कर लीजिएगा, यानी उत्तर एक गलत है, केवल 2 सही, बाकी ठीक है ना। आगे प्रश्न दिया है, इसको लगा लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? सबसे अधिक योगदान किस घाटे का होता है? राजकोषीय घाटा। सबसे अधिक घाटा यही देखने को मिलेगा, बाकी सब कम ही दिखते हैं। आगे प्रश्न दिया है कि वस्तु और सेवा एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष नहीं बल्कि क्या है? कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष कर होगा, यानी एक क्या होगा? गलत। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, बात सही है। यह 94-95 की अवधि में लागू किया गया था, यह भी क्या है? सही है। केवल 2 और 3 क्या होगा? सही। लगाइए उत्तर। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति का संबंध किससे हो जाएगा? औद्योगिक रुग्णता। जानकी रमन समिति का संबंध शेयर घोटाला। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र में सुधार। तारपुर समिति का संबंध भी यहां से नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें होगा, इसका संबंध होगा वार्षिक वित्तीय बंटवारे से या वित्तीय विपणन से। वार्षिक वित्तीय विपणन से इसका संबंध होगा, यानी स्टेटमेंट 4 नंबर आपका क्या है? गलत है। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। यंत्र और उपयोग। एक्टिनोमीटर क्या करेगा? एक्टिनोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने वाला। वायु की शक्ति और क्या मापेगा? गति। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। जब पहला गलत है तो तीसरा भी क्या है? गलत है। पहला तीसरा क्या होगा? गलत हो जाएगा। कौन सा? नहीं, कौन सा नहीं? अच्छा, दूसरा चेक करना होगा। साइक्लोट्रॉन आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र है, बात क्या है? सही है। यानी 1 और 3 क्या होगा? गलत। फर्स्ट लगाइए उत्तर। तो आगे प्रश्न दिया है कि लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी, अगर कोई चीज लोटी है तो उसमें घर्षण, कोई चीज अगर स्थितिक अवस्था में है तो घर्षण क्या लगेगा? ज्यादा। क्या लगेगा? ज्यादा। लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण के कारण
बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे अधिक घर्षण किस पर लगेगा? स्थैतिक पर। किस पर लगेगा? उसके बाद किस पर लगेगा? सर पे। और लौटने पर कोई बल विशेष तौर पर नहीं होता, ढंगला देंगे ऐसे, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा? लौटने कहीं है, सी पर है। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परश्रव्य के लिए सत्य है? इन तरंगों की आवृत्ति अधिक और तरंग दैर्ध्य कम होती है। बात सही है क्या? आवृत्ति ज्यादा और वेवलेंथ कम होती है। बात क्या है? हाँ ठीक है। इन तरंगों का उपयोग सोनार प्रणाली में करते हैं। बात क्या है? सही है। चमगादड़ यूज करेगा, यानी सभी कथन क्या है? आगे प्रश्न दिया है, मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे काम करेगा? तो प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। लगा लीजिएगा उत्तर बी। आगे देखिए प्रश्न दिया है, सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। वॉशिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्यों? वॉशिंग सोडा अपने आप में क्या है? सोडियम कार्बोनेट। नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। और जरा आप ध्यान दीजिएगा, ए का क्या होगा? 4। ए का होगा 4 और बाकी सी का क्या होगा? 2। सी का हो जाएगा 2। उत्तर क्या होगा? डी होगा। लगाइए तो नोट कर लीजिएगा। वॉशिंग सोडा दिया है सोडियम कार्बोनेट, तो प्रश्न करेगा आपसे, तो खाने वाला सोडा क्या होगा? जिसको आप बेकिंग सोडा कहते हैं, क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए 22 शब्द जोड़ देना है। केवल निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। बात सही है क्या? किसी कोशिका का केंद्रक कोशिका विभाजन में हिस्सा नहीं लेता, एकदम लेता है। यही बात क्या है? आगे प्रश्न दिया है, हीरा, कृत्रिम हीरा किस नाम से जानेंगे? सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन कार्बाइड, या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, या सिलिकॉन हाइड्राइड? क्या कहते हैं भैया? सिलिकॉन कार्बाइड के नाम से जानते हैं। हीरा ठोस अपरूप है कार्बन का, ध्यान दीजिएगा। और विद्युत का कुछ अलग है। मानव पादप में जीवन वाली निम्नलिखित घटनाओं के लिए कौन सा क्रम सही है? दिया है पादप जीवन में, पौधे की बात कर रहा है। पौधे में सबसे पहले क्या होता है जी? अंकुर होगा? अंकुर होगा? नहीं। सबसे पहले क्या होता है? बीज का क्या होगा? अंकुरण। बीज अंकुरण से क्या निकलेगा? अंकुर। बीज अंकुरण से अंकुर, यानी कि 3 के बाद क्या होना चाहिए? 3 के बाद 5। ओहो, 3 के बाद 5, यानी कि 2 ऑप्शन में हो गया। ये तो आगे बढ़िए। अच्छा ठीक है, बीज अंकुरण के बाद क्या होता है? कायिक वृद्धि होगी। बीज अंकुरण के बाद, सुनिए, अच्छा ए ऑप्शन है ना। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में सही कथन का चुनाव करिए। हैलोजन में सबसे क्रियाशील फ्लोरीन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन है। रेडान का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। ध्यान दीजिएगा, सभी क्या है ऐसे। आगे प्रश्न दिया है कि आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। सही है क्या? अल्प विकसित है क्या भारत की अर्थव्यवस्था? भारत की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है? अर्ध विकसित है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बात क्या है? सही है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जेएम किन्स। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? कौन है? एडम, कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ हो जाएंगे। दिया है कौन सा कथन सही है? सही कथन कौन सा है जी? 1 और 2 सही है। अच्छा, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था विकासशील, हाँ ठीक तो है। हाँ सेम वही नाम है, थोड़ा सा बस नाम परिवर्तन है। उत्तर 1 और क्या होगा? आगे दिया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ढूंढिए। जीतने की इच्छा को हम जिजीविषा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं, खाने की इच्छा बुभुक्षा है, लाभ की इच्छा लिप्सा है, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जीतने की इच्छा गलत है। इसको हम ध्यान रखिएगा, क्या तो नाम है यार, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। नहीं जिज्ञासु नहीं, जीतने की इच्छा को हम कुछ ऐसे ही है, जी और जी 2 शब्दों से मिलकर बनाए, बाकी देख लीजिएगा। आगे सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। कार्बन आयु की गणना, कार्बन आयु गणना जीवाश्म की पृथ्वी की चट्टान की भूगर्भिक क्या होगा? यानी ए का क्या होगा? 4 होगा। ए का 4 का मतलब उत्तर या तो ए होगा या फिर सी होगा।
यूरेनियम लेड आयु की गणना, यूरेनियम से हम किसकी गणना करते हैं? भूगर्भिक चट्टान या चट्टान और खनिज या पृथ्वी की प्राचीन चट्टान की आयु? किसकी गणना करते हैं? पृथ्वी के प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में आगे बढ़िएगा। दिया है रूबिडियम ट्रांसियम आयु गणना या पोटेशियम आर्गन आयु गणना। अब इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होना चाहिए? यानी सी का उत्तर हमारा क्या सही हो जाएगा? 2 और डी का क्या हो जाएगा? 1। उत्तर सही कौन है? 1 है, बना लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है सूची 1 को 2 से मिलान करेगा। एड्रेनलिन जो होता है एक प्रकार का, एड्रेनलिन को किससे संबंधित रखेंगे? किससे? अच्छा, एस्ट्रोजन का संबंध किससे है? इंसुलिन का संबंध किससे? ग्लूकोज से। इंसुलिन का संबंध किससे? यानी बी का संबंध किससे है? 3 से। बी का रिलेशन है 3 से और सी का किससे है? 4 से। सी का किससे है? 4 से। बाकी लगा लीजिएगा। ए का संबंध हो जाएगा 1 से, गुस्सा और डर। और ए हार्मोन्स का संबंध हो जाएगा साथी को क्या करना? तो आकर्षित करना। आगे निम्नलिखित में से किन रोगों के से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता? एड्स है तो नेत्रदान नहीं कर सकता है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि कीटाणु एड्स के आंख के अंदर भी फैले होते हैं। रेबीज है तो करेगा नहीं, टिटनस है तो भी नहीं कर सकता, हैजा है तो भी नहीं कर सकता, पीलिया है तो भी नहीं कर सकता। उत्तर सही ढूंढना है, 1 2 3 4 और 5। हेपेटाइटिस के समय तो नेत्रदान सरासर गलत बात होती है, क्योंकि आंख पीली पड़ जाती है। क्या चीज? और एक प्रकार का संक्रामक रोग है, संक्रामक में सब संक्रमण होता है। आगे प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता? श्वसनी, डायफ्राम, श्वास नली या बोमन स्फुट? बोमन स्फुट का संबंध किससे है? किडनी से है। किससे है? तो क्या भाग लेगा? दम नहीं लेगा। आगे बड़े पैमाने पर अवसादन को थिकनर में किया जाता है, बात क्या है? सही। वर्गीकरण करता अलग अलग घनत्व के कणों को छाड़ता है, बात क्या है? सही है। उत्तर क्या होगा? 1 और 2 सही। आगे प्रश्न दिया है मस्तिष्क के 2 भाग, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? रीढ़ की हड्डी ना, रीढ़ की हड्डी तो नहीं होगा, यहां से ये भी नहीं होगा। जब 2 गलत है तो 1 से अधिक तो हो ही नहीं सकता। उत्तर क्या है? बी। आगे प्रश्न दिया है उनमें से किस समूह के सभी जैव निम्नीकृत वस्तुएं जैव निम्नीकृत वस्तुएं नहीं है? घास तो जैव निम्नीकृत हो जाएगा, फल भी हो जाएगा, प्लास्टिक होगा, यही उत्तर है। आगे निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल देखा गया? रंगनाथ बालाकृष्ण मुखर्जी या फिर डीवाई चंद्रचूड़? डीवाई चंद्रचूड़। वर्तमान न्यायाधीश पूछेगा तो कौन? BR हरावल। शब्द का संबंध किससे हो जाएगा? सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? हरावल का नाम देते हैं। आगे प्रश्न दिया है वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का चयन करिए। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। क्या होता है? जिज्ञासु होगा, बना लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है नीचे दिए गए कथन लाल मृदा भारत के दूसरे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, सही बात है क्या? लाल मिट्टी भारत की दूसरी बड़ी मिट्टी है। लाल मृदा काली मृदा के दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से, लाल मृदा काली मिट्टी को दक्षिण पूर्व से, कहां से? दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से और उत्तर दिशा से घेरे हुए है। बात अपने आप में क्या है? सही है, सही है, लेकिन सेटिस्फेक्शन कंडीशन नहीं है, यानी उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? रिपीट हो गया है क्या क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, रिपीट हुआ है। उत्तर लगा लीजिएगा भी। आगे प्रश्न दिया है मनुष्य में थाइमस ग्रंथि कहां पे होती है? छाती में। कहां पर होती है? चेस्ट के अंदर। थाइमस एक प्रकार की कैसी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी। पॉलीविनाइल कॉरिडोर क्लोराइड यानी पीबीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीबीसी एक प्रकार का इलास्टोप्लास्टिक पदार्थ है, कठोर प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग है या थर्मोप्लास्टिक है? क्या है? क्या होगा? आगे दिया है उत्तर क्या लगाए हैं आप लोग? बी होगा ना, यानी ये वाला होगा। आगे प्रश्न दिया है कौन सी ऊर्जा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से विकसित होती है? ऊष्मीय है, ज्वारी है? कौन सी ऊर्जा? ज्वारी ऊर्जा। पानी समंदर का ऊपर या फिर नीचे गिरता है। आगे प्रश्न दिया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लर्निंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? रोबोट में हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए, रोबोट के साथ मानव संचार के लिए, या कंप्यूटर को कम स्पष्ट प्रोग्राम किए बिना समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाने के लिए? उत्तर क्या होगा? यही होगा। आगे प्रश्न दिया है डैश डैश को एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट माना गया है, किसको माना गया है?
लक्ष्य एआई को भी, सिंपल एआई को भी और लर्निंग एजेंट को भी, यानी सबको माना गया है। आगे प्रश्न दिया है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा इनकरेक्ट है? इपिस्कोपल सही तो है। एफ्लिक्शन, इनोसियस, कौन सा गलत लग रहा है? आगे प्रश्न, अच्छा ये लास्ट है, इसको एक बार देखिएगा। एनो अफ्लिक्शन, इपिक्सोपल, ओसिफिरस, यही गलत है, यही गलत है, ए बना लीजिएगा, ए गलत है। कौन सा? अट्ठाईस नंबर, 28, ये 28, अरे 28 नंबर तो सॉल्व है। 27, 48, वह